आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। वे जब कहते हैं कि वे सुन रहे हैं तो मैं ये सुनने लगता हूं कि वे क्या बोल रहे हैं। मैं ये सोचता हूं कि मैं तो कुछ बोलता भी नहीं, फिर भी वे क्या सुन लेते होंगे। इस पर वे कहते हैं कि जो तुम ना भी बोलो तब भी वे सुन लेते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? ठीक है, लेकिन फिर वे कौन हैं जो कहते हैं कि सिर्फ वे ही मौजूद हैं यहाँ, दूसरा कोई है ही नहीं। अगर ऐसा है तो वे किसे सुन रहे हैं, कौन बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो समझ में आ रहा है समझा नहीं पा रहा हूँ। शायर हैं नवाज देवबंदी, वो कहते हैं कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। तो इतने शोरगुल के बावजूद इस अलग तरह की खामोशी में 3 पहियों वाला ठेला पॉडकास्ट सरकाते हुए हम आ गए हैं शनिवार के दिन 3 ताल लेकर के। और आप जो इनको उनको सबको सुनते हैं, मुझे लगता है आप ही हैं जो शायद कुछ समझ रहे होंगे, हम तो कुछ समझते नहीं। अपन 3 ताल में खैर प्रवेश करते हैं। मेरा नाम है कुलदीप सरदार और मैं जिन 2 लोगों के अंगोछे को खटिया से बांध के उनसे बदकही करता हूँ हर हफ्ते, उनके नाम है कमलेश ताऊ और पाणिनी बाबा। जय हो। जय हो, जय हो। तुमने आज फिर एक दूसरे पिटे हुए शायर को कोट कर दिया। मुनव्वर राना से निकले तो नवाज देवबंदी में गिरे। अभी तो एक बार मुनव्वर को और कोट करूंगा। ला हौल वला कुव्वत। और ताऊ को दोबारा वेलकम। ताऊ कैसे हैं? देवघर दौरा कैसा रहा? शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा रहा। मैं तो कितनी बार कह चुका हूँ कि आनंददायक ड्राइव है। खाने पीने की चीजें अभी उतनी खुली नहीं है, बहुत सारी चीजें जिसका आनंद नहीं ले सकते आप। जैसे मैं बनारस गया भी तो मैं कहीं गया नहीं, देखा नहीं, घाट पर नहीं गया, गोदोलिया नहीं गया। वो है आपकी इस यात्रा और इस आनंद के चक्कर में हम लोगों ने बहुत गालियां खाई श्रोताओं से कि ताऊ के बिना वहाँ वही मतलब कुछ बहुत लोगों ने मिस किया, हमें ट्वीट्स भेजे। सनी कुमार हैं एक, पहले भी हमें वो एक लेटर लिख चुके हैं, उन्होंने ट्विटर पे मैसेज किया है, छोटा सा ही है, मैं पढ़ देता हूँ उसको। प्रतीक्षा जी ने जिसकी बात की उसे हमारे यहाँ डोमकच कहते हैं, वो जो हम अभिनय वाला कर रहे थे कि बारात वाले दिन महिलाएं जो करती हैं। बाकी आज का शो, यानी ये पिछले शो की बात कर रहे हैं, बाकी आज का शो मुझे बहुत ही फीका लगा, जैसे चाय में चीनी डालना भूल गए हों। 3 ताल जैसा कुछ लगा ही नहीं। पिछला एपिसोड भी 1.25 घंटे में निपटा दिए थे, मानो भार टाल रहे हों। हफ्ते भर हम इंतजार करते हैं और पिछले 2 एपिसोड से निराशा मिल रही है। मिस यू ताऊ, आपके बिना ये शो नहीं चलने वाला। अरे सनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पर ऐसा है कि कभी कभी टेस्ट बदलना चाहिए भाई, कभी कभी टेस्ट बदलना चाहिए। तो एक दिन मैं अनुपस्थित था, आदमी की क्या गारंटी है ना। 3 ताल तो हमेशा रहेगा। पर अपन जो है ट्रैवल कर रहे थे, ड्राइव कर रहा था मैं। हालांकि कुलदीप ने मुझे ये कहा था कि ड्राइव करते हुए कर लोगे क्या, तो मैंने बताया कि नहीं, क्योंकि 3 ताल में मैं डूब जाता हूँ। हाँ, वो ठीक नहीं है। हाँ, और हाईवे की ड्राइविंग, गाड़ी पलट सकती है। आपने सुना ही होगा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। गाड़ी पलट सकती है बिना पुलिस के भी। आपको ड्राइव करते हुए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपका ध्यान सिर्फ सड़क पर हो और सामने हो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। भारत में तो चारों तरफ होना चाहिए आपका ध्यान, चाहिए सामने भी, दाएं बाएं पीछे आगे। तो मैं वापस आ गया हूँ और मुझे बहुत खुशी है। मैंने भी मिस किया है, बाय द वे, बहुत मिस किया मैंने 3 साल में होना। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने 3 साल वो सुना, उसमें मैं नहीं था तो मुझे सुनने की बहुत इच्छा थी और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। ये खास करके हो सकता है क्योंकि मैं नहीं था तो मुझे अच्छा लगा, पर मुझे अच्छा लगा, काफी ज्ञानवर्धक भी था। और दोनों काफी चुटेले लोग थे, फॉर्म में भी आ गए थे बाय द वे। हाफ टाइम के बाद वो फॉर्म में थे तो अच्छा चल रहा था। खैर, आपने कहा कि अच्छा नहीं लगा तो वो भी शर्माते पर। हाँ, तो पिछली बार वाली शिकायत है लोगों की कि उसके पहले भी 1.25 घंटे में निपटा दिया था। सनी भाई से मैं यही बताना चाहूंगा कि उस दौरान भी ताऊ यात्रा पे ही थे और वो 800 किलोमीटर अपना रथ चला करके बनारस पहुंचे थे और होटल में थे। तो काफी थकावट भी रही और ये था कि अगले दिन भोरे भोरे उनको दोबारा से निकलना भी था, तो इसलिए उसको थोड़ा सा हम लोगों ने सीमित रखा। इसमें दोनों तरह के विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग पूरा नहीं सुन पाते हैं, इतना लंबा मत रखिए, और आप कह रहे हैं कि बात कहीं और हो, तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहते हैं। लेकिन कोशिश अपनी ये होती है कि समय का ध्यान रखे बिना जो बातें हम लोग को करनी है वो बातें हम लोग करके निकले। हाँ, तो हमारा सिद्धांत तो यही हाँ,
इसलिए कभी 1.5 घंटे भी हो जाता है और कभी 1.25 घंटे भी हो जाता है, कभी 1.25 घंटे भी हो जाता है। ये किसी घड़ी से बंधा हुआ नहीं है। जैसी सहजता से हम लोग या आप लोग आपस में बैठ के अपने मित्रों से बात करते हैं, वैसी ही सहजता से हम लोग यहाँ पे बातचीत करते हैं। इसलिए समय का विधान नहीं है, बातों का विधान है और बातों का ज्ञान है। हाँ, लेकिन पहले वो ताऊ तो यूपी से होते हुए ही दिल्ली आए होंगे, देवघर से। यूपी में हजारीबाग के सोंधे छेने और मलवा का पेड़ा और देवघर का पेड़ा, ये सब माल हम लोगों ने काटा है ताऊ के आने के बाद। तो आप ये सोचिए कि मतलब मेरी वजन वृद्धि में, और 4 छेने तो अभी भी मैंने फ्रिज में रख रखे हैं, मैं रोज नियम से एक खाता हूँ। घर में मुझे लोगों ने इतना पेल के खिलाया, मैंने कहा कि मेरा वजन बढ़ रहा है तो आपका क्यों कम रहे, और सरदार को तो बहुत आवश्यकता है। इसलिए मुझे पूरा मटका मिला, और इस बार ये नहीं कहा गया कि इसमें उनको भी दे देना थोड़ा सा। नहीं, सरदार की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि कुछ सरदार जैसे हो जाएं। हाँ, देह से भी। तो मैं चाह रहा था कि इच्छा है कि मैं आप दोनों को एक बार ड्राइव पे ले जाऊं, और वही जो डेस्टिनेशन है वो वही हो, गणेश शाह का दुकान, जहाँ पे कि तो वही किया जाए। आपकी आगे की दोनों जो सीट है ना, उनके बीच में एक फ्रेम लगा करके हम लोग जूम बांध देंगे, और एक ट्रैवलॉग हो जाएगा, स्पेशल वाला। 3 ताल ऑन व्हील्स करके एक हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं। बढ़िया है। और उसमें जब वो पाव भाजी बना रहा होगा, उसमें आवाजें आएंगी तवे पर वो पीटने की, सब रिकॉर्ड कर लेंगे। सब रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि यूपी में आजकल बड़ी हलचल है, एक कमेंट उस पे लेकर के फिर मैं आऊंगा मुख्य एजेंडे पे, क्योंकि यूपी से होते हुए आप आए हैं और वहां खबर पहले आई कि बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करने वाली है, ये खबरें आई। फिर बाद में पता चला कि उसका नाम रखा गया है। वो नाम मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मुझे लगा कि एक बार आप दोनों के सामने तो इसको रखना ही चाहिए। प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान विचार गोष्ठी। वाह, प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान विचार गोष्ठी, ये मुत्तुस्वामी अय्यर टाइप का नाम इन्होंने रखा है। महामना मदन मोहन मालवीय। तो ये क्या इस बार कोशिश है मायावती और उनकी पार्टी की, मतलब जो हो रहा है वो प्रिडिक्टेबल है या थोड़ा हैरान कर रहा है आपको? 2007 क्या है कि देश में एक ही राज्य है जहां ब्राह्मण संख्या में भी ठीक ठाक है ना, वो है यूपी। उनको मनाने की जो है विधा सभी लोग करते हैं, समाजवादी पार्टी नहीं करती, और बसपा पहले से बदनाम है इसके लिए कि वो करती है, वो बहुजन ब्राह्मण का इक्वेशन लगाती है। सतीश मिश्रा जी सिर्फ इसीलिए है वहां, नहीं तो नहीं होते, क्योंकि वो ब्राह्मण है, वकील भी हैं। मायावती को वकील की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे मुकदमे हैं। पर ऐसा है कि ब्राह्मण ना वैसे वोट नहीं करते, उसका कारण है वो समाज में बहुत आगे रहे हैं और बहुत सदियों से रहे हैं, तो उनको हाँकना बहुत कठिन है, उनको एक ब्लॉक बनाना बहुत कठिन है। मैं यही चाहता हूं कि देश में सभी लोग पढ़ लिख करके थोड़े से बुद्धिजीवी हो जाएं, सारे के सारे लोग, तो फिर हाँकना बहुत कठिन होगा इन पार्टियों के लिए। बीजेपी भी हाँकती है, सपा भी हाँकती है, बसपा भी और हाँकते तो शीप को है, भेड़ को है। वो है कि क्या ब्राह्मण भेड़ होते हैं? मुझे नहीं लगता कि पिछली बार भी, हालांकि लोग बाबा मुझसे असहमत होंगे कि जब एक बार बसपा ने बढ़िया गठबंधन किया था, उस बार बहुत ज्यादा वोट ब्राह्मणों के उनको मिले थे। ये कैंडिडेट पे भी निर्भर करता है, जहाँ पे कैंडिडेट हो गया। जातिवाद हमारे देश का एक सच है, चाहे कड़वा हो या जैसा भी हो, एक सच है जिससे मुख नहीं मोड़ सकते, और उसमें कैंडिडेट पे होता है कि हो सकता है कि कुछ ब्राह्मण अपने जाति के कैंडिडेट को वोट दे दें, पर मुझे नहीं लगता कि इन तरह के समीकरणों को अब भुनाया जा सकता है। अब ये मानकर चलो, मैं ये इसके लिए बीजेपी को क्रेडिट नहीं दे रहा कि उन्होंने उसको सब नेस्त नाबूद कर दिया है, हिंदुओं को इकट्ठा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जाति अभी भी एक सच है, पर ये सब समीकरण बहुत स्थानीय होते हैं, पार्टी स्तर पे नहीं हो सकते। आप कल को गालियां दें, फिर लड़ें, फिर मिलें, फिर संवाद सुरक्षा विचार गोष्ठी मंच आयोजित करें, ऐसा नहीं होता। मेरे हिसाब से उनको अपने मुद्दों पर वापस जाना चाहिए। मैं जानता हूं देश के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने क्या मुद्दे हैं, सबको उन्हीं पर लड़ना चाहिए। नहीं, दूसरी जातियों को गरियाने में एक असुविधा और दुविधा हो सकती है, लेकिन मैं उसी कुल से आता हूं, तो मुझे गरियाने में एक तरह से मेरा एकाधिकार है। ब्राह्मण जो है ना, वो सत्ता का चिमटा होता है। चिमटा मीठा छोड़ के कहीं जाता नहीं, इसलिए सबसे खुराफाती, सबसे छैहट और सबसे ज्यादा
क्लियर। उनके प्रबुद्ध कहे जाने के पीछे अगर कोई एक वजह हो सकती है तो वो ये है कि उनको ये पता होता है कि सत्ता किसकी आने वाली है, और वो सत्ता के साथ रहते हैं। हमेशा से, आदिकाल से ब्राह्मण हमेशा राजगुरु बनके सत्ता के केंद्र में, राजा के बगल में बैठता आया है, और ये प्रवृत्ति ब्राह्मणों ने आदिकाल से नहीं छोड़ी, ये चली ही आ रही है। आज भी वही उनकी फितरत है। मायावती जो करना चाह रही वो ठीक है, करें, लेकिन मायावती के लिए एक लाइन है कि का बरखा जब कृषि सुखानी, है ना। मायावती की स्थिति अभी कांग्रेस जैसी हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, और ये सब करके दरअसल मायावती को कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये सब करके मुझे तो लगता है कि बीजेपी को लाभ होने वाला है। जैसे जैसे सपा, कांग्रेस और बसपा मजबूती पाएंगे, वैसे वैसे वोट विकेंद्रित होगा। जो एंटी इनकम्बेंट वोट है, जो असंतुष्ट हैं, जो लोग क्षुब्ध हैं योगी जी से, जो लोग खुश नहीं हैं, जो लोग उनके खिलाफ वोट करना चाहते हैं, विपक्ष के 3 ध्रुव जितने मजबूत होंगे उतना ही बीजेपी को राज्य में लाभ होगा 2022 के चुनाव में। और योगी जी भी ये चाहते हैं। आप देख लीजिए कि अखिलेश बोल बोल के हाफ जाएं तब एक कमेंट नहीं आता है, और कांग्रेस में कोई छींक भी देता है तो पूरी की पूरी पार्टी, पूरी की पूरी सरकार उसके ऊपर रिएक्ट करने में लग जाती है। क्योंकि बाइपोलर अगर हो गया, आमने सामने सपा वर्सेस बीजेपी अगर हो गया तो चुनाव मुश्किल हो सकता है। इसलिए जितना बटेगा उतना ही सुविधाजनक रहेगा। बाकी मायावती जी हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी, और पंडित है बहुत छैहट। आप में उर्वरा उनको दिख नहीं रही है, वो चिंटा वहीं जाके चिपकेगा जहां पे उसको ताकत दिख रही होगी। वो है नहीं, पुश्तैनी अधिकार उन्हें है मदिरालय के आंगन पर। ठीक है, चाहे कलाल कोई भी हो, पीने वाले तो पी लेते हैं। हाँ, और मुफ्त की पीने वाले। हाँ, ब्राह्मण पंडित मुफ्तखोर होता ही है कि आप प्रसाद के रूप में देंगे, मतलब हमारे छूने से प्रसाद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आज का एजेंडा मैं बताता हूँ। सबसे पहले आज जासूसी की बात करेंगे, कथित सरकारी जासूसी की, जिस पर बड़ा हल्ला मचा है संसद वंसद में। और उसके बाद गैर सरकारी जासूसी की भी बात करेंगे, जो हमारी आपकी डेली लाइफ में पसरी हुई है। बहुत लोग मानते हैं कि इंडियन पेरेंट्स सबसे बड़े जासूस होते हैं, या मामा और फूफा लोग जासूसी करते हैं, पड़ोसी करते हैं। सोशल मीडिया पर भी एक जासूसी होती रहती है, अतीत की यादों और भविष्य के अरमानों से संचालित होकर। उसकी भी बात करेंगे, और कुछ बढ़िया जासूसी फिल्मों का जिक्र भी मैं चाहता हूं कि हो। और उसके बाद वो विषय जो पिछली बार नहीं हो पाया था, अल्बर्ट पिंटो और पाणिनि आनंद को गुस्सा क्यों आता है, तो गुस्से की बात होगी, और गुस्से की उपयोगिता की। ताऊ से जानना बहुत जरूरी है कि ताऊ के अधीन मैं काम करता हूँ, और रोज दिन में कम से कम एक बार ताऊ से लौटता जरूर हूँ। हाँ, तो इसीलिए हाँ, इसीलिए मतलब मैं चाहता था ये बात तब हो जब आप दोनों हो, ताकि गुस्से को टैकल करने का आप दोनों का मैकेनिज्म क्या है, और गुस्सा इस दुनिया से खत्म हो जाए, किसी को आए ही नहीं, तो फिर वो दुनिया कैसी होगी, ये भी बैठकर अपन सोचेंगे। और फिर बात अफगानी समाज की करेंगे, वहां के रहन सहन, खान पान, परिधान की, जहां से टैगोर का काबुली वाला आया, और जहां की पोएट नादिया अंजुमन ने कहा कि ये किस लुटेरे ने तुम्हारे सपनों की विशुद्ध सुनहरी मूर्ति को इस भीषण तूफान में लूट लिया है। तो लुट चुका काबुल कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां की मिठाइयां, वहां की रोटियां कैसी होती हैं, इस पर बात। और फिर बिजार खबरें होंगी, अजीबोगरीब खबरें, और आखिर में न्योता वाले श्रोता में उत्तर प्रदेश के बलिया से आई है एक चिट्ठी। थोड़ी सी शिकायत भी है उसमें, और थोड़ा सा प्रेम भी है। वाह, शुरू करते हैं जासूसी को लेकर के। कैसा प्रेम जिसमें शिकायत ना हो। हाँ, तो धमकी भी है उसमें। तो बड़ा बवाल हो रहा है जासूसी को लेकर के देश में, और आरोप ये है कि एक इजरायली कंपनी है NSO, उसका एक सॉफ्टवेयर है पेगासस, बहुत ही महंगा सॉफ्टवेयर ये बताया जाता है, और इसका इस्तेमाल किया गया 10 देशों में 50,000 लोगों की जासूसी के लिए, करीब ऐसे दावे हैं। भारत सरकार पर भी आरोप है, और इसी मुद्दे पर विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है। मॉनसून सेशन इस समय जारी है। इजराइल, फ्रांस, हंगरी, अल्जीरिया और सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी NSO, इन्होंने कहा है कि हम सॉफ्टवेयर के मिसयूज की जांच करेंगे अपने यहाँ। भारत सरकार ने कहा है कि देश में किसी की गैर कानूनी निगरानी या जासूसी संभव ही नहीं है, और ये दावे पॉलिटिक्स से प्रेरित हैं। ताऊ, संडे को ये खबर आई थी, पिछले संडे को, तो वीकेंड तो बढ़िया कटा होगा आपका।
हम लोग तैयार थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर होता है ना कि असल का दिन और इतना मुख्तसर दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए। तो वो दिन जो है वो रात ऐसी थी नहीं जैसा मैंने सोचा था। बहुत ही प्रिडिक्टेबल सी चीज थी। क्या है कि देखो भाई, चाइना बनने की ना हमारे यहाँ, हमको हमारे शहर को संघाई बना दो, चाइना कितना आगे चला गया, हम कितने पीछे रह गए। भैया अभी ईद आई है कुर्बानी वाली, अभी अभी गई है, कुर्बानी देनी पड़ती है चाइना बनने के लिए। चाइना का नाम नहीं था उस लिस्ट में, क्योंकि चाइना में जासूसी करने की आवश्यकता नहीं होती, उन्होंने पहले ही सब व्यवस्था कर रखी है ना। अब क्या है कि हमारे यहाँ जासूसी की बहुत पुरानी परंपरा रही। अब लोग बोल रहे हैं कि यार पेगासस लगा दिया, मोबाइल फोन देख लिया। तो पहले जो है टेलीफोन था, तो कांग्रेस के टाइम में बहुत बढ़िया से होता था, वो टेलीफोन टैपिंग होती थी, सब क्लियर बात है ना। कहा बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, किसको बुला रहे हो, किससे बतिया रहे हो। अब फिर आ गया मोबाइल फोन। अब जब कॉल होते थे, एसएमएस होता था तो ट्रैक कर लेती थी सरकार। फिर आ गया ये व्हाट्सएप, ये इनक्रिप्शन, बहुत मुसीबत हो गई थी। आप बीच में से उसको उठा ही नहीं सकते, उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। अगर मैंने आपको मैसेज भेजा और बीच में सरकारी कोई एजेंसी ने उसको पकड़ लिया, लेकिन उसकी वो समझ ही नहीं पाएंगे, ऐसा इंक्रिप्शन है। या तो आप समझ सकते हैं या मैं समझ सकता हूँ। अब सरकार करे तो करे क्या? मैं सरकार की तरफ से सोचता हूँ कि मुझे जानना है भैया ये आदमी क्या बात कर रहा है, तो मैं क्या करूं। तो ऑब्वियसली खर्चा करना पड़ रहा है, टैक्स पेयर की मनी जो है बर्बाद हो रही है। मैं लोगों से कहता हूँ क्यों कर रहे हो ऐसे इंक्रिप्शन वाले बातचीत, खुलेआम करो यार, ताकि आसानी हो पकड़ने में। आपका ही पैसा लग रहा है बाद आपके रहस्य खोलने में, कितनी बड़ी बेवकूफी है। उससे हम 300 करोड़ रुपए सपोज करो अगर लगे होंगे, खर्च हुए होंगे 300 करोड़ में, यार क्या नहीं बन सकता था। कितने एम्स बनते, क्या क्या होता, स्कूल बनते, साथ काम हो सकता था। हम तो बहुत बेवकूफ देश हैं जो आपत्ति करते हैं। हमें तो सरकार को सीधे सीधे दे देना चाहिए, भाई साहब ऐसा है, अपना फोन ये है और ले लो यार, और हफ्ते में एक बार चेक कर लिया करो आप। नंबर 1। नंबर 2, जासूसी तो खत्म होगी नहीं, इसकी आवश्यकता, सरकारें जासूसी से चलती थी। मतलब चाणक्य और वो क्या थे उनके चेले, चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी। हाँ, वो बाहर जाते थे, बहुत सारे राजा थे, अकबर भी करता था ये, बीच बीच में बाजार में चला जाता था ये सुनने के लिए कि जनता क्या बोल रही है राज्य व्यवस्था के बारे में, हमारे बारे में, है ना। तो जो सत्ता में होते हैं उनको हमेशा ये डर रहता है कि कहीं पब्लिक कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रही, नंबर 1। नंबर 2, कहीं कुछ षड्यंत्र तो नहीं हो रहा। तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो आतंकवादियों पे करना था, नेताओं पे क्यों कर रहे हैं, पत्रकारों पे क्यों कर रहे हैं। भाई साहब आतंकवादी तो बम बम फोड़ता है, उसको तो पकड़ ही लेगी पुलिस, है ना। मेन है तो नेता और पत्रकार, ये लोग क्या बात कर रहे हैं, जानने की इच्छा तो वही होती है। और एक बात बताओ, अगर आपके पास इतनी शक्ति होती और इतना पावर होता और इतने संसाधन भी होते कि आप जान सके कि आपके दुश्मन आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो आप नहीं करते क्या? यही तो मानव स्वभाव है, सामान्य मानविकी में ऐसा ही होता है। तो मैं इससे चकित भी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं इस बात से दुखी जरूर हूँ कि यार मैं कितना मीट खाता हूँ, कितना मिठाई खाता हूँ, यह मेरे मित्र और मित्र मंडली और मेरे परिवार के बीच में है। अब ये जो है उस पे कोई बाबू बैठ के जो है रस कर रहा होगा, तो भैया तभी तो मेरा वजन बढ़ रहा है, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। मैं नहीं चाहता ये सूचना किसी बाबू के पास, बाबूजी आए और हमसे पूछ ले तो हम बता दें, लेकिन हमको। अच्छा, दूसरी बात है कि एमनेस्टी जो है और वो जो संस्थाएं हैं उनका कहना है वो थोड़े से धुएं में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा धुआं वो छोड़ देते हैं ताकि स्पष्ट भी नहीं रहे मामला। वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि इन सारे लोगों को जासूसी हुई हो, पर इनके होने की संभावना है, वो भी हुई भी हो सकती है, नहीं भी हुई। बाद में उनका क्लैरिफिकेशन आया कि वी स्टैंड बाय आवर इनिशियल फाइंडिंग्स। और हाँ, लेकिन वो ये कह रहे हैं ना कि ये दीज आर लिंक टू पोटेंशियल टारगेट्स। अब पोटेंशियल जब आप बोलते हैं तो फिर क्लियर नहीं होता। जैसे राहुल गांधी है, उनका तो मैं मानता हूं कि उनका तो हुआ ही होगा, है ना, अगर वो फोन वोन यूज करते हैं तो। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो आता है वो आता है प्रिवेसी का, यही है ना, और कुछ नहीं है। प्रिवेसी होनी चाहिए आदमी के कम्युनिकेशन की। मैं किसी से क्या बात करता हूँ यह गोपनीय रहना चाहिए जब तक कि मैं उसे सामान्य नहीं करूँ। सवाल यह है कि आज के युग में जब आप सारा संचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से करते हैं तो गोपनीयता तो आप भूल जाइए। 2021 में अगर गोपनीयता चाहिए तो हॉस्पिटल में जन्मना भी आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि उसी समय आपका नाम, वजन, सब कुछ नोट कर लिया जाता है, वो भी एक रिकॉर्ड में होता है। आप किसी केव में रहिए, है ना, और वहीं पे बैठे रहिए साधु की तरह, दाढ़ी बढ़ा लीजिए, और एक फकीरी तो आप सब में है ही, तो आप लोग झोला लेकर निकल जाइए। नहीं तो यह संभव नहीं है कि सरकार या सरकार का तंत्र आप पर निगरानी नहीं रखेगा। जो हथियार, बाय द वे, हथियार है, इसको वेपन क्लासिफाई किया है इसराइल ने भी। पर यह है कि आज आपने पेगासस को रोक लिया, इस पे जांच बिछा ली, कोई दूसरी एजेंसी होगी, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर होगा, अमेरिकी इंटेलिजेंस से कुछ निकलवा लेंगे,
तो यह संभव नहीं है। इसलिए अपने बात विचार व्यवहार में अगर गोपनीयता रखनी है तो वह आप उसके अलग तरीके ढूंढें। अब मतलब हालत ये है कि एक याद है प्रणब मुखर्जी के कमरे में च्युइंगम चिपका जीज था, उन्हीं के गवर्नमेंट में। तो जब प्रहलाद पटेल का नाम आया तो मैं सुन के लगा, देखो लोगों ने कहा यार अपनों की भी जासूसी कर रहे हैं ये तो। अरे भाई अपनों की करते हैं, जासूसी तो हमारे देश में सबसे ज्यादा अपनों की होती है। गैरों के तो मतलब अस्सलाम वालेकुम चलता रहता है, पर अपनों की सबसे ज्यादा होती है। और उसमें मुझे जो याद है कि किसी ने प्रणब मुखर्जी के कमरे में च्युइंगम चिपका के छोड़ दिया था, जो बाद में पता चला। और उस समय गृह मंत्री शायद कोई और थे, और पता चला कि सरकार उन्हीं की जासूसी करवा रही थी, उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं की पार्टी की सरकार थी। तो इसमें भी मुझे आश्चर्य नहीं है कि भाजपा के शासन के दौरान भाजपा के ही किसी नेता, बड़े नेता या मंत्री की जासूसी हो रही है। अब जासूसी में है क्या कि लगता बहुत बड़ा है, पर ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं है। सरकारें ऐसा कर रही हैं, ये बस लोगों को थोड़ा सा सालता है, जो कि एक सहज मानवीय प्रतिक्रिया है। लेकिन जासूसी कोई नई घटना है नहीं। जब गरीब आदमी कहाँ से करेगा साहब, गरीब आदमी तो कान लगाता है। सरकार के पास संसाधन है। पेगासस बाय द वे $7-8 मिलियन का एक लाइसेंस होता है, $7-8 मिलियन। हाँ, इसीलिए उसमें कुछ जो नाम थे ना उन पे यकीन नहीं हुआ कि इनके लिए क्यों $7-8 मिलियन लगेंगे। हाँ, कुछ लोगों के तो 2 तमाचे मार के ले लेते, और कुछ लोगों को उतने पैसे दे दो तो वापस दे देंगे। आदमी 2 BHK में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे देता है ना। आप उन पे क्यों खर्च करोगे करोड़ 1.5 करोड़ रुपए किसी छोटी सी। हम तो उल्टी बात कह रहे हैं कि लोगों को जिनको लग रहा है कि भाई जासूसी हो रही है, एक तो संभव है कि हुई हो, रिकॉर्ड किया हो, जाहिर है कि इसी मकसद से किया उन्होंने। लेकिन हम तो तैयार बैठे हैं कि कोई हमको भाई इतने करोड़ों का लाइसेंस लेने की क्या आवश्यकता है, आप हमको कुछ पैसे दे दीजिए और हमारा सारा डेटा ले लीजिए। तो हम तो अपना डेटा देने को तैयार, बेचने को तैयार हैं हम तो। हाँ। दूसरा क्या है कि इंसान ने जंगलों की जासूसी की और शिकार खोजे, और वहां से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। कहाँ पे कौन है, कहाँ पे कौन है। जासूसी की बुनियाद जिज्ञासा होती है, ये जानना कि कोई क्या बतिया रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये सहज मानवीय वृत्ति है। सत्ताएं हमेशा से स्वयं को मजबूत करने के लिए ये करती आई हैं। और जो ताऊ बता रहे थे कि अपनी ही प्रजा के बीच में भेष बदल के जाना और देखना कि लोग क्या धारणा रखते हैं, कैसे हैं, राजकाज के प्रति उनका विचार क्या है, वो हमेशा से होता आया है। अभी जब हो रहा है तो जिन 15-20 लोगों के साथ ये हो रहा है वो इसको राष्ट्रीय समस्या बता रहे हैं। और लेकिन ये जो राजा जाते थे भेष बदल के, मुझे ये समझ, मैं पढ़ता था, मुझे हंसी आती, पता नहीं क्या सुख ऑर्गेजम मिलता था उनको गुप्तचर बन के प्रजा का हाल लेने में। मैं कई बार भगवान के संबंध में भी था कि भगवान भी ऐसा करते थे, ब्राह्मण बनकर भिक्षा लेने या परीक्षा लेने पहुंचते थे। अरे कितना टाइम है खाली आपके पास, आप भगवान हो फॉर गॉड सेक। अरे मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, है ना। कृष्ण तो मारे गए इसी चक्कर में। जगह जगह भेष बदल के जाना, जासूसी करना, खबरें लेना, ये सारी चीजें। मैंने बोला फॉर गॉड सेक, फिर बोलने का मन किया कि फॉर योर ओन सेक, क्योंकि भगवान की बात हो रही थी। दूसरा क्या है कि भगवान और गूगल ये सब देख रहे हैं। इस धरती पे जो कुछ भी हो रहा है, चर अचर जो भी कर रहे हैं, उन सब चीजों की खबर भगवान को भी है। वो कहते आए हैं, बचपन में हम लोग सुनते थे कि भाई भगवान देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। ये जो आप कर रहे हैं ऊपर वाला सब देख रहा है। तो ऊपर वाला नहीं देख रहा है, केबल वाला भी देख रहा है, जिसका नाम है गूगल। वो हर फोन में हर जगह पे पहुंचा हुआ है। ये जो जासूसी की परंपरा है, इसमें चिंता बस एक चीज की है कि दुनिया भर में सत्ताएं अति शक्तिशाली हो चुकी हैं ऑलरेडी, और इस तरह की चीजों से वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो रही। एक ही फर्क है, जो भेष बदल के अकबर गया या कोई और राजा गया, तो वो इसलिए गया कि वो ये जाने की प्रजा की धारणा क्या है। तो वो एक पॉजिटिव जासूसी है कि उसके अनुरूप फिर मैं चीजें करूंगा, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। ये सुधार के लिए जासूसी नहीं है, ये अधिकार के लिए जासूसी है। आपने अगर एक फकीरी है तो गालिब ने बहुत पहले कहा था कि बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए पहले करम देखते हैं। वाह। तो तमाशा तो देखना पड़ता है ना। हाँ, हीरो का भेष बनाकर देखना पड़ता है। लेकिन तमाशा देखें, उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब
अगर किसी सरकार को ये करना है तो सरकार अपने मंत्रियों को और सरकार के जो बाकी लोग हैं वो कहें कि भाई भेष बदल के बिना प्रोटोकॉल के, जैसे नायक पिक्चर में भेष बदल करके वो अनिल कपूर तरह तरह के वो छापे मारता रहा, तो सामान्य मानविकी के बीच में मंत्रिपरिषद के लोग जाएं और देखें कि लोग कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ऑक्सीजन की लाइन में वाकई ऑक्सीजन के लिए खड़े हैं कि एलपीजी भरवाने के लिए गए हैं, ये सारी चीजों को उनको देखना चाहिए। तो वो जासूसी करें तब तो आनंद है। ये जो जासूसी हो रही है, ये जासूसी कोई अच्छी जासूसी नहीं है, लेकिन इससे किसी को सिंगा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कुछ लोगों की जासूसी है। सामान्य मानविकी की जासूसी थोड़ी हो रही है भैया। सामान्य मानविकी की जासूसी के लिए तो अलग ही सिस्टम है ना। सामान्य मानविकी तो फेसबुक पे खुदा ही डाल देता है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जासूसी अगर सरकार को करनी है तो लोगों की करे, ये बड़े लोगों की नहीं, सामान्य मानविकी की, आम लोगों की जासूसी करे कि उन्होंने दाल में पानी बढ़ा दिया है क्या, उन्होंने 2 टमाटर से ही सब्जी 4 लोगों की 5 लोगों की बनाने का अभ्यास कर लिया है क्या, वो क्या कोविड की वैक्सीन अच्छे से पा रहे हैं, क्या उनको बाकी चीजें मिल पा रही हैं, क्या उनको रिश्वत देने से मुक्ति मिल गई है, इस तरह की जासूसी करें तब तो उसका आनंद है। हाँ, बाकी ये सत्ता पक्ष विपक्ष के लोगों की जासूसी ये बहुत पुरानी परंपरा है, हमेशा से होती आई है। और मतलब भगवान राम जासूसी करा रहे थे। अरे वो भगवान राम को एक जिन्होंने बताया था कि प्रजाजनों में असंतोष है सीता जी की पवित्रता को लेकर के, उनके लंका प्रवास के दौरान, वो एक गुप्तचर ही था अयोध्या राज्य का, उसका नाम था दुर्मुख। और मुझे समझ नहीं आता कि किसी के माँ पिता अपने बच्चे का नाम दुर्मुख क्यों रख सकते हैं। हो सकता है कि इस सब घटना के बाद नाराजगी में उसका नाम दुर्मुख रखा गया हो। तो गुप्तचर ही था जिसने वो वाला कांड कराया था जब सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। मुझे गुप्तचर बनने की बड़ी तमन्ना थी। मैं वेश बनाकर, मैंने एक टीवी सीरियल में रोल भी किया था गुप्तचर का, मतलब गुप्तचर नहीं, गुप्तचर की नौटंकी कर रहा था मैं। जासूस करमचंद पर आधारित था वो जासूस फिल्म। जासूसों में ना जो असली जासूस होते हैं वो जासूस जैसे दिखते नहीं। जासूसों की जो हैट होती है, जासूसों का जो ओवरकोट होता है, और जासूस के जो चश्मे होते हैं, ये सब कुछ असली जासूसों में नहीं होता। ये सब कहानियां या राजाओं के टाइम में वो व्यापारी बनकर बाजार में घूमते थे मुंह छुपाकर, वो भी नहीं होता। अब तकनीक ही काफी है। एक सॉफ्टवेयर जो आपके बिना चाहे भी, आपको खबर हुए बिना भी आपके मोबाइल फोन में आकर घुस जाता है, और फिर आप जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ करते हैं, जो मैसेजेस रिसीव करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, जो वेबसाइट सर्फ करते हैं, उस सब की जानकारी एक सर्वर पे चली जाती है, जहां पे लोग उसकी व्याख्या करते हैं, उसकी एनालिसिस होती है, और ये पता किया जाता है कि आप किस तरह की गतिविधियों में लिप्त है। सरकारों के लिए यह काफी कारगर भी हो सकता है, सिर्फ आतंकवाद के लिए नहीं, ड्रग ट्रेड के लिए, कोई आदमी कोई टैक्स चुरा रहा है उसके लिए, तो लिया तो इन्हीं बहानों के आधार पर होगा। इतना खर्चा हुआ है इसमें, तो वो इन्हीं बहानों पर हुआ होगा कि हमें देखो इतनी सारी समस्याओं से हम पीड़ित हैं, इसके जड़ में जाने के लिए हमें जासूसी करना आवश्यक है, क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकने के लिए। हाँ, लेकिन जब आदमी के हाथ में हथियार आ जाता है ना, तो आदमी को पहले दुश्मन नजर आता है, बाकी लोग बाद में नजर आते हैं। बवाल चीज है, पूरा सिस्टम हिल जाता है। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा मतलब चाह रहे थे कि ये तो आपने मतलब ये बिल्कुल ठीक बात है कि पहले के जासूस दिखते थे चाहे जिस भी भेष में हो, क्योंकि ज्यादातर इंसान ही जासूस बनकर आता था, और अभी के अदृश्य जासूस हैं, कभी दिखते नहीं। एक लिंक जो है आप क्लिक करोगे वो जासूसी आपकी कर सकता है। पर थोड़ा डेली लाइफ की जासूसी पे बात करना चाहते हैं, जिसको कंपैरेटिवली हार्मलेस जासूसी माना गया है। वे लोग जिनमें जासूसी की असीम प्रतिभा थी पर किसी सरकार ने उन्हें मौका नहीं दिया, इसलिए वे गली, घर, मोहल्ले और आस पड़ोस की जासूसी करने लगे। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह के कुछ एक्सपीरियंसेस अगर आपके रहे हो तो वो शेयर करें, क्योंकि मुझे 2 कैरेक्टर याद पड़ते हैं। एक जो शादी ब्याह कराने वाले पंडित होते थे और एक खोमचे वाले। इन 2 लोगों को गोपनीय से गोपनीय बातें मालूम होती थी। आपको अगर मैं कहूं कि आस पड़ोस में कैसे जासूस होते थे, तो आप दोनों को कैसे कैरेक्टर्स याद आते हैं? भाई, हर मोहल्ले में ना चचा होता है, चाची भी होती है, जिनको सबकी खबर होती है, सबकी। मतलब किसी के पैर टूटने से लेकर, किसी के मुंह चाहने से लेकर, किसके घर में क्या सब्जी पक रही है, किसने कल कितना क्या मंगवाया था, और किसकी बिटिया जो है वो
बाजार अकेले चली गई थी, सबकी खबर होती है उनके पास, पता नहीं कहाँ से लाते हैं ऐसे कैरेक्टर। जीवन में मैं बचपन से ही देखता रहा, बहुत बड़े होने के बाद मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि बेटा शक्ति क्या होती है, तो मैंने कहा क्या? उसने कहा इंफॉर्मेशन इज पावर। ठीक है, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली वही है जिसके पास सूचना है। धीरे धीरे मैं समझने लगा कि यार ये बात सच है। ऐसे बहुत सारे लोग सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते गए क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन था जिसको वो हथियार की तरह यहाँ वहां यूज कर लेते थे, कभी ब्लैकमेलिंग में, कभी किसी पर एहसान डालकर। तो इंफॉर्मेशन इज पावर, इसका एहसास हमारे गाँव से लेकर शीर्ष तक सब जगह है। और ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। जैसे घर में क्या होता है, आपके घरों में क्या होता है, एक भाई दूसरे भाई की जासूसी करता है और मम्मी को बताता है ना। बहन जो है वो बचाते रहती है भाइयों को। इस उसके पास इतना इंफॉर्मेशन होता है कि वो एक इंफॉर्मेशन के पहाड़ पे बैठी होती है और उसका इसलिए जो है भाई बहुत नतमस्तक रहते हैं बहनों के सामने कि उसको पता है कि यार ये सूचना चली गई तो अपन पिट जाएंगे। ये सूचना मैं हॉस्टल में रहता था तो क्या होता था, अपन ना रात में सूचना से याद आया कि मैं अभी ध्यान दिला दूं, हालांकि जब तक लोग 3 ताल सुनेंगे सबको खबर हो चुकी होगी, लेकिन मीराबाई चानू ने सिल्वर जीत लिया है और भारत का खाता टोक्यो ओलंपिक में खुल गया है। चलिए चांदी से, तो हाँ चांदी, तो भारत की हुई चांदी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं हॉस्टल में रहता था तो अपन ना रात में डिनर के बाद नाइट शो देखने चले जाते थे। खिड़की के जंगलों में से 2 हमने निकाल रखे थे, उसको आवश्यकता अनुसार फिट कर देते थे, फिर उसको निकाल करके बाहर चले जाते थे। तो हमारे ही लोगों ने टीचर को, जो वार्डन थे हमारे, उनको बताना शुरू कर दिया। तो वो एक होल था दरवाजे में, उससे देखते रहते थे रात की संख्या कितनी है सोए हुए लोगों की। तो कुछ लोग तकिए बिछाकर उस पर चादर उड़ा देते थे, है ना। लेकिन हमने बहुत अर्ली एहसास कर लिया बचपन में ही कि भाई कोई दोस्त नहीं होता, दोस्त भी दोस्तों की सूचना वार्डन को देकर, पिटते देखकर आनंद लेने वाले दोस्त। ठीक है, तो वहां से आप अपने दफ्तरों में देख लो, आज के जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है वहां पे भी लोग यही करते हैं, एक दूसरे की तस्वीरें इत्यादि खींच लेते हैं। और मैं कभी झपकी ले रहा था एक बार, तो मेरी तस्वीर किसी ने खींच ली, मुझे नहीं भेजा, है ना। पर हकीकत यह है कि आप कहीं पर भी सुरक्षित नहीं, कहीं पर भी। और लोग ऐसे हैं इस देश में कि अपनी तस्वीरें फेसबुक पे, ट्विटर पे, यहाँ वहां डाल देते। फेसबुक पे तो डालते ही हैं लोग तस्वीरें कि मैं यहाँ गया था। अभी देखो 9 to 5 का काम है ना, और दफ्तर में, और हमारे यहाँ तो खैर 11 से मतलब 7-8 बजे तक का काम होता है। बंदा फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है मटर छील कर 5 बजे, ठीक है, ये बहुत बड़ा काम निपट गया, आज पत्नी से डांट नहीं पड़ेगी। उसको साथियों ने देख लिया, उन्होंने मुझे सूचना दे दी कि आप फेसबुक पर नहीं हो, ये देखो ये लोग मटर छील रहे हैं ऑफिस, ये वर्क फ्रॉम होम बंद करवाओ। तो मैंने उससे बोला कि भाई चल, तूने मटर छील ही लिया, फेसबुक पे डालने की क्या जरूरत है? अगर तेरा 5 बजे मटर छिल चुका है 2 घंटे में, तो तू 3 बजे से मटर छील रहा है, तो काम कब करता है तू? अरे जब ऑफिस में प्रतिबंध लगा कि कहीं यात्रा ना करें, तो उस वक्त हम लोग के एक वरिष्ठ साथी अपने परिवार सहित कहीं यात्रा पे गए और उन्होंने उसकी फोटो डाल दी कि देखिए वाटर पार्क में हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो फिर बेचारे वो घेर लिए गए कि ये क्या हो रहा है। मेरे पास ऐसी सूचनाएं आते रहती हैं कि किसी ने बोला कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, और फिर उन्होंने अपनी फोटो मॉल में घूमते हुए फेसबुक पर डाल दी। किसी ने आकर मुझे दिखा दिया, ये तो छुट्टी पर है, तो बीमार है, ये देखो मॉल में घूम रही है। तो इस तरह की भी चीजें होती हैं। जासूसी जो है वो मानव प्रवृत्ति है, सूचनाएं। पान वाले नाइयों के पास बहुत जानकारी होती है, पान वालों के पास बहुत होती है। घर खानदान में 1-2 लोग ऐसे जरूर होते हैं जो अव्वल दर्जे के जासूस होते हैं और वो सबकी खबर रखते हैं। रिश्तेदारों में एक सहज वृत्ति होती है दूसरे के बारे में जानना और दूसरे की कमियों खामियों के बारे में जानना। आप ये बताते हैं, जानत हो फलाने लड़का दारू पिए थी, है ना, तो कैसे पता? अरे का बताई हुआ, बराते गए रहे, दारू पिए थी ना, अब हमका ये बताएं फलाने। तो ऐसे से करके वो फिर वो धीरे धीरे सबको बता देंगे। गांव में एक आध काकी ऐसी जरूर होती हैं जो, और विडोड काकी, ये एक अजीब से चरित्र होती हैं जो कहती रहती हैं अरे हम तो कौनों से बोलित बतियाइत नहीं, है ना, लेकिन उनको सब पता रहता है। वो गाय और अन्य महिलाएं उनकी प्रेगनेंसी के मंथ तक आपको बता सकती हैं कि ये 5 महीना से हैं, इतनी खबर उनके पास रहती है। और फिर वो बार बार हमेशा ये कहती रहती हैं अरे हम तो कौनों से बोलित बतियाइत नहीं।
तो इस तरह की काकियां जो होती हैं कि अरे राम भजो हम कहाँ बताई भैया ये सब, तो नहीं अरे काकी तुमका सब खबर रहा था, तुम यही सब किया करा, तुमको आप टोक दीजिए कि ये ठीक बात नहीं है, तो कहें अरे राम भजो भैया हम तो कोनो से बोलित बतियाइत नहीं, लेकिन हम का बतावत रही तो हम देखा उनका तो हम जान ही गए। इस तरह के जो जग्गा जासूस काकियां और एक आध काका वो जरूर होते हैं। अरे शोले में केस्टो मुखर्जी थे ना, हाँ नाई थे वो, नाई का रोल किया था उन्होंने, उनको सब खबर थी बिल्कुल, और उनका उपयोग किया गया था। एक वो ऊपर नीचे फ्लैट होना, मतलब बिल्डर्स फ्लैट होते हैं जिसमें कई बार ऊपर का जो फ्लैट होता है उसका घेरा ऐसा होता है कि नीचे का आंगन पूरा दिखता है, वो उन लोगों को भी बहुत जानकारी होती है। मतलब वो जो टंकी रखने वाला स्पेस होता है ना छत पे, वो उनका पर्सनल स्पाई टावर होता है, तो उनको मालूम होता है किसके घर में नई बहू आई है, किनका लड़का रोज दारू पी के आ रहा है, या दरोगा जी घर में कमीज पहनबे नहीं करते हैं। अरे अभी तो कुछ नहीं है कुलदीप, जब सोवियत रशिया हुआ करता था, मैंने बाबा से शेयर भी किया था एक जासूस की कहानी, वो लोग भारत में प्रोफेसरों को, अधिकारियों को, पत्रकारों को, कवियों को रूस ले जाते थे, बेल के पिलाते थे, होश में नहीं रहने देते थे, उनको पता नहीं किस अवस्था में पकड़ लेते थे कि फिर उनसे जासूसी करवाते थे। देश के प्रतिष्ठित कवि थे, उनका भी नाम था उसमें, उनकी तस्वीर भी एक थी उनके पास। तो अमेरिका करता आया है, मोरारजी देसाई तक पर आरोप लगे हैं जो देश के प्रधानमंत्री थे कि उनके CIA के साथ संबंध थे। चीन अभी कर रहा है, पाकिस्तान अभी कर रहा है। आप देखेंगे कि आपकी सेना में के लोग पकड़े जाते हैं, जहां जहां हमारे कंटेनमेंट होते हैं उसके आसपास जो है उनके गिरोह होते हैं जो छोटी छोटी सूचनाएं यहाँ वहां करते रहते हैं, फाइलें निकलवाते हैं। तो देश में अभी भी अभी एक पत्रकार जो है वो चीन की के लिए जासूसी करने में पकड़े गए। कितना सही है कितना गलत है मुझे पता नहीं, पर हकीकत यह है कि सारे देशों के लोग दूसरे देशों में जासूसी का एक जाल बिछा कर रखते हैं, खास करके पावरफुल देशों के लोग, अमेरिका, रूस, चीन, इस तरह के लोग। तो बिल्कुल हमारे देश के जासूस भी हर जगह होंगे। पाकिस्तान अक्सर कहता रहता है कि हमारे यहाँ है। अफगानिस्तान में हम पर आरोप यही लगता है कि हम वहाँ पे कॉन्सुलेट कम चलाते हैं, सूचनाएं ज्यादा इकट्ठी करते हैं और दूसरे तरह के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। तो यह एक जीवन का सच है। अब क्या है कि हमारे अपने लोग ही हमारी जासूसी करें, ये निंदनीय काम है। पर नहीं, लेकिन हमको लगता है ताऊ कि जासूसी में लोगों को रस बहुत आता है। आप देखिए कि उपन्यास जो लोकप्रिय उपन्यास है लोगों के बीच में, है ना, उसमें तो अगर सबसे प्रिय उपन्यासों की चर्चा होगी तो उसमें आपको जासूस मिलेंगे। सिनेमा में जासूसी एक बड़ा विषय रहा है हमेशा से, और किसी न किसी रूप में जासूस होता जरूर है। वो कहीं ना कहीं से आकर के एक चीज बताने देखने वाला या स्पाई करने वाला। टाइगर तो जासूसी, वो तेंदुआ जिंदा है टाइप की फिल्म है जिसमें वो घटिया प्लॉट होते थे कि दो जासूस विरोधी खेमे, एक लड़का एक लड़की, दोनों किसी एक मिशन पे जाते थे। एक को वो मिशन अंजाम देना है, दूसरे को उसे रोकना है। फिर दोनों में प्यार हो जाएगा और फिर दोनों मिलकर के जासूसी की दुनिया से बाहर निकलना चाहेंगे और फिर दोनों देशों की सीक्रेट सर्विस उनके पीछे पड़ जाएंगी। ये प्लॉट है, कभी भी बना दीजिए बड़े स्टार को लेकर के। तो बिल्कुल, और ये बहुत ही मतलब बड़ी बनाई स्क्रिप्ट होती है, इसके ऊपर काम हो जाता है। तो जासूसी जो है वो हमेशा से इसी तरह से सर्वव्यापी भाव से चलती आई है, लोगों को बहुत रस आता है। और आप सोचिए कि दुनिया में अगर जासूसी खत्म हो जाए तो दुनिया कितनी दो कौड़ी की हो जाएगी। लेकिन वैसे आप लोगों की क्या है पसंदीदा जासूसी फिल्में या वेब सीरीज कोई? जैसे मुझे ब्योमकेश बख्शी में कभी भी देख सकता हूँ, बहुत स्लो है वो लेकिन मजा आता है देखने में। ताऊ का एक कार्यक्रम आता था एक से बढ़कर एक, उसके ठीक बाद में शनिवार को आता था तहकीकात, जिसमें सौरभ शुक्ला थे और ये देवानंद के भाई, क्या नाम था उनका, जो हैट लगा के जासूस बने हुए थे। अच्छा। तो वो एक बढ़िया सीरीज थी। मर्डर मिस्ट्रीज को वो सॉल्व कर रहे होते थे और जासूस थे वो। तो बाकी जासूसी हमको बहुत उत्साहित नहीं करती रही है। मुझे लगता है कि एक चीज से मैं प्रभावित हूँ बाबा, आपने भी देखी होगी मोसाद के उस स्पाई की कहानी जिसका नाम ही है, नेटफ्लिक्स अवेलेबल है। बिल्कुल द स्पाई। वो एक सच्चे आदमी की कहानी, और साशा बैरन कोहेन जो कि कॉमेडी अभिनेता हैं, कॉमेडी ही करते हैं बोराट जैसी, उन्होंने उस रोल को बहुत ही गंभीरता से, वो जिनको ईरान में भेजा जाता है वही वाली कहानी है ना? सीरिया भेजा जाता है। एक इजराइल का यहूदी सीरिया का डिफेंस मिनिस्टर बनने वाला था, सच में उसकी कहानी है वो। तो अच्छी फिल्म है। अगर मैं रेकमेंड करूंगा लोगों को द स्पाई जरूर देखें। बिल्कुल।
बाकी 6 एपिसोड है मेरे ख्याल से उसके, और मतलब कमाली है। बीबीसी की शर्लॉक होम्स, वो भी हाँ। मैं मतलब बीबीसी वाली, वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाली नहीं। शर्लॉक होम्स में पढ़ता बहुत था, लेकिन मैं कभी भी उसके जो वेब सीरीज सब आ रहे हैं उस पर कभी गया नहीं। अच्छा। अरे राजन इकबाल से बढ़िया जासूस जो है कोई नहीं है। ये नाम भूल रहा था मैं, याद आ गया। मैंने बचपन में बहुत उपन्यास निपटाए हैं राजन इकबाल के, और भैया वो जो उसके प्लॉट होते थे। वैसे मैं जेम्स बॉन्ड से बहुत प्रभावित रहा बचपन में, मेरा प्रिय चरित्र वही था कि, और फिल्म वाला नहीं, कॉमिक्स वाला। जेम्स बॉन्ड की कॉमिक्स आती थी, और जेम्स बॉन्ड की कॉमिक्स आती थी जेम्स खरीदने पे फ्री में। हाँ, अगर आप बॉक्स खरीदेंगे जेम्स की, जेम्स तो, खरीदो बॉन्ड फ्री है। हाँ। तो वो एक कमाल की चीज थी। तो उसमें क्या होता था कि उन्होंने उसको नयापन दे दिया था कि उसकी कार से जेम्स की बौछारें होती हैं, और जो चोर है उसकी गाड़ी पलट जाती है, और इस तरह से वो डॉक्टर को बचा लेता है ना। जो हत्यारे हैं उनकी कारें पलट जाती हैं, या कुछ कुछ करके। तो जेम्स की कहानी होती थी उसमें बेसिकली। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन राजन इकबाल को तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ भाई। एक वो हिंदी में जासूसी लेखन के 2 पितामह टाइप लोग हुए, एक देवकी नंदन खत्री और एक गोपाल राम गहमरी। तो ये लोगों ने बड़ी उस समय जासूस नाम से ही एक पत्रिका निकालते थे गोपाल राम गहमरी, और उर्दू में इब्ने सफ़ी हुए हैं पाकिस्तान के। और उनका एक किस्सा बहुत बढ़िया मैं पढ़ रहा था अभी, तो उनका एक किस्सा था कि वो, उनके बारे में ये था कि वो रात भर लिखते थे और दिन भर सोते थे, क्योंकि उनको जासूसी चीजें लिखने में रात में ही एक फील आती थी। 232 नॉवेल लिखे उन्होंने जासूसी के। तो इब्ने सफ़ी का एक किस्सा है कि वो श्री राम शर्मा आचार्य से ज्यादा लिख दिया उन्होंने। हाँ। इब्ने सफ़ी बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थे। तो उन्होंने ये लिखा कि उनका एक किस्सा, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने खुद भी जासूसी करने की कोशिश की, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। एक पाकिस्तानी रेडियो को उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि उनके यहाँ ना एक बार कुछ मेहमान आए थे, और इसी बीच एक रात उनके यहाँ चोरी हो गई। तो चोर जो है सफ़ी के कमरे से उनका सूटकेस चुरा के ले गए। तो अगले दिन खाली सूटकेस मिला उनको घर के पास नाले में पड़ा हुआ, सारा कैश वगैरह सूटकेस में से गायब था। पर सूटकेस में उनको उसी दिन के तारीख की कपड़े की लॉन्ड्री की एक रिसीट मिली, एक रसीद पड़ी हुई थी, कपड़े लॉन्ड्री करने को दिए हुए थे। तो रसीद पे नाम नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ नंबर लिखा हुआ था। तो उन्होंने पहले अपने घर वालों को फोन पता किया कि भाई आप में से तो किसी ने नहीं कपड़े धुलने को दिए थे। तो पता चला कि नहीं, घर से किसी ने नहीं दिया है। तो इनको लगा कि ये चोर की जेब से गिरी हुई रसीद है, अब मैं चोर को पकड़ लूंगा। उन्हें लगा कि सुराग, वो है नहीं, ये सुराग आता था पहले कि अपराधी चाहे जितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक सुराग छोड़ ही जाता है। हाँ। तो उन्हें यही लगा। तो और वो रसीद लेकर के पुलिस के पास पहुंचे। शाम को उस लॉन्ड्री वाले के यहाँ सादी वर्दी में जो है पुलिस तैनात हो गई। फिर शाम को एक आदमी लॉन्ड्री वाले के पास पहुंचा और उससे बोला कि भाई मेरे कपड़े दे दो, मेरी रसीद गुम हो गई है। लेकिन उसे रसीद का नंबर याद है कि मेरे रसीद का नंबर 9 था। तो पुलिस ने तुरंत जो है उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया, और जब शिनाख्त के लिए इनको बुलाया गया तो वो देख के हैरान रह गए कि पुलिस ने उनके ही एक मेहमान को पकड़ लिया है, क्योंकि उसी समय मेहमान भी आए हुए थे। तो चोर एक्चुअली उस मेहमान की जैकेट भी चुरा करके ले गए थे, जिसकी जेब में ये लॉन्ड्री की रसीद थी। तो कई बार ये जासूसी चीजें लिखने वाला व्यक्ति भी अगर खुद जासूसी करने की कोशिश करे, कई बार नाकाम ही रहता है। जैसे अच्छा क्रिकेटर, अच्छा कोच बने जरूरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और इब्ने सफ़ी इलाहाबाद में जन्मे थे। अच्छा, हाँ, इलाहाबाद के थे वो। इब्ने इंशा फिल्लौर में, इब्ने सफ़ी इलाहाबाद में। अरे वाह। दोनों पाकिस्तान तो ये इब्ने सफ़ी के साथ जो हुआ, ऐसा हो जाता है 12 लोगों के साथ में। जैसे पत्रकारिता की पढ़ाई जब पढ़ाई जाती है तो कहा जाता है कि जब कोई फायर ब्रिगेड देखो तो उसको चेज करो, क्योंकि जरूर कहीं पे आग लगी है और वो खबर है, तो उसके पीछे पीछे आप दौड़ जाइए। लेकिन फिर उसका एक काउंटर वो भी आया कि भाई कई बार फायर ब्रिगेड कहीं आग बुझा के लौट रही होती तो आप फायर स्टेशन ना पहुंच जाए। तो इब्ने शफी जो है वो फायर स्टेशन पहुंच गए। वैसे पत्रकार भी एक तरह से जासूसी है, बिना जासूसी किए कैसे पत्रकारिता होगी? सारे सोच बस मेरा एक ही है कि जितने भी लोग इस तरह से चीजें करते हैं जासूसी वगैरह, उनको दाढ़ी बना लेनी चाहिए। ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और वो ट्रेस पकड़े जाने का ज्यादा। इसी वाले से मुझे याद आ गया, आपको पता है जासूस किस तरह के जूते पहनते हैं? गैस कर सकते हैं आप? जूते कैसे पहनते हैं जासूस? स्नीकर्स। ठीक है, धीरे धीरे मेरे लेवल पे आ रहे हो।
हाँ, मैं लेकिन इसमें कभी जा ही नहीं पाता हूँ। ये जो अमेरिकन स्टाइल ले आएंगे, आपको ले आएंगे। आप आए भी नहीं बाबा इस कार्यक्रम में, एक ही तो जो है वो संजीदा बात करने वाले रह गए। अब कुलदीप भी धीरे धीरे जो है वो पलट रहा है। इतने चीप वाले मार रहा है, बताइए मैं क्या करूंगा? मेरी तो आवश्यकता ही नहीं है। पिछली बार मैं नहीं था, अच्छा ही था। मुझे बड़ा अमेरिकी लगता है ये जो जोक संसार है ना। मुझे वाकई अमेरिकन जोक्स कभी समझ में नहीं आते हैं, तो उनके यहाँ के शो वगैरह भी मुझे पल्ले नहीं पड़ते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वो लोग हंसते क्यों हैं। इसके ऊपर खैर हम लोग बातचीत कर चुके हैं, तो भी वो कहानी फिर क्यों। तो चला जाए जासूसी से आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इस बार बेजार है। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इंपॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तो पढ़ाकू नितिन आ चुका है, पहला एपिसोड आ चुका है बाबर पर, और एक नया एपिसोड इस गुरुवार आ जाएगा एलियंस पर। एलियंस होते हैं या नहीं होते हैं, ये सवाल अगर आपके मन में है तो गुरुवार का इंतजार करो, गुरु मौज आएगी। अभी आप 3 ताल सुन रहे हो आज तक रेडियो पर, ताऊ, बाबा और सरदार के साथ। और आज वाह बेटे वाह 10 किताबें 15 किताबें पढ़नी पड़ती है सब्जेक्ट को समझने के लिए, और जिनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो 10 पहले तो 10 किताबें कौन सी पढ़ें, फिर कहाँ से लाएं, फिर एक्चुअली पढ़कर उसको सारगर्भित करना और अपने अंदर समेटना, अगर इतना पेशेंस और इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल टाइम सबके पास नहीं होता इतना सारा, तो पढ़ाकू नितिन एक बहुत अच्छा सीरीज शुरू हुआ है। और मैं जो है बाबर के बारे में बहुत कुछ जान गया हूँ और एलियंस के बारे में जानने को उत्सुक। हाँ, और उसमें हमने, मतलब ऐसे तो नितिन शायद बाद में मुझे कहे यार इतना क्यों बता देते हो, लेकिन हमने एक ऐसे मशहूर एक्सपर्ट वैज्ञानिक को बुलाया है जो ये मानते हैं कि इस दुनिया में एलियंस हैं। तो आपको सुनने में बड़ा मजा आएगा। उनकी वैज्ञानिक यहीं के हैं कि बाहर के? यहीं के हैं, भारत के हैं। हाँ, तो एलियंस हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। नहीं, बाहर अगर अच्छा हाँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर भगवान हो सकता है तो एलियंस क्यों नहीं हो सकते? हाँ तो बढ़िया मजेदार कहानियां होंगी। और अभी बिजार स्टोरी ले लेते हैं ब्रेक के बाद। जनरली हम लोग ब्रेक से पहले बिजार लेते हैं, लेकिन इस बार ब्रेक के बाद ले रहे हैं, क्योंकि इस चक्कर में क्या होता है कि हमारे जो ब्रेक्स के बीच के जो समय है वो बहुत लंबे बड़े हो जाते हैं, फैल जाते हैं। खबर यह है कि दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट से आई है। पिछले दिनों एक आदमी पर सनी देओल की वहां पे आत्मा आ गई और वो तारीख पे तारीख चिल्लाते हुए हल्ला काटने लगा और गुस्से में उसने कोर्ट रूम का फर्नीचर और कंप्यूटर वगैरह तोड़ दिया। इसके बाद मतलब कोर्ट रूम में बड़ा हंगामा हो गया और उसका केस जो है 2016 से पेंडिंग है। राकेश नाम है उसका। कुछ फैसला हो नहीं पा रहा था तो परेशान था वो बेचारा, और अभी उसको गिरफ्तारी के बाद फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुझे ये याद आता है कि जैसे तारीख पे तारीख एक ऐसा बेंचमार्क सेट हो गया है कि बिल्कुल हमारे रियल लाइफ जुडिशरी से मैच खाता है। लेकिन सनी देओल ने जिस हौसले साहस के साथ वहां पे बोल दिया वो रियल लाइफ में आप नहीं कर सकते कि अदालत के सामने। तो मुझे ताऊ ये याद आता है कि हमारी फिल्मों में अदालत को जैसा दिखाया गया है, कई बार हम वैसा सोच बैठते हैं कि अदालतें ऐसी होती होंगी। वो कितना अनरियल है, वो कितना फर्जी है। अरे बहुत संकट है। अदालत जैसा दिखाई देती है सिनेमा में, वैसे करने की कोई कोशिश करे ना। कि वो शहंशाह है कि कौन सी फिल्म है जिसमें वो कांच फोड़ करके फांसी हो जाती है कोर्ट रूम में? मुझे पता नहीं। अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म है जिसमें कोर्ट रूम में ऊपर से हैंग करके फांसी हो जाती है। मेरे ख्याल से शहंशाह में ही है, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, उस वाली फिल्म में। लेकिन भैया सिनेमा से प्रभावित होकर कोर्ट रूम जाओगे तो बहुत संकट हो जाएगा। इस मामले में एक फिल्म जो थोड़ी सी रियलिस्टिक, जॉली एलएलबी, जॉली एलएलबी, कि कई बार ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जज साहब लोग
और कचहरी में काम करने वाले लोग बहुत ही नीरस होते हैं, और जजों का जो हैंगओवर है वो बहुत खतरनाक है। आप वहां के डेकोरम को तोड़ने की कोई भी कोशिश करें तो तुरंत वो आपको रगड़ देते हैं। तो शोर मचाना, उत्तेजित हो जाना, उत्साहित हो जाना, ये सब कोर्ट रूम में चलता नहीं। और सनी देओल की आत्मा तो सनी देओल में ही है, लेकिन बाकी लोगों पे अगर वो प्रभाव आता है तो वो लाजमी इसलिए है क्योंकि राकेश की कहानी केवल राकेश की कहानी नहीं है। राकेश की कहानी बहुत सारे लोगों की। मैं तो राकेश से कह रहा हूँ कि यार तुम्हारा धैर्य बहुत कम है। जैसे मेरे तो एक मुकदमे में 2013 में डिग्री हो चुकी है और उसकी चिट्ठी कचहरी से अभी 2021 तक नहीं बन पाई है। तो मतलब 10 साल वो मुकदमा चला, 2013 में डिग्री हो गई और चिट्ठी 2021 में भी नहीं आ पाई है। तो कई लोगों को मैं जानता हूं जिनका जीवन खत्म हो गया, बुढ़ा के मर गए, मुकदमे खत्म नहीं हुए, उनके चलाए हुए मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। कचहरी में सच की बड़ी दुर्दशा है, भला आदमी किस तरह से फंसा है। कचहरी शरीफों की खातिर नहीं है, उसी की कसम लो जो हाजिर नहीं है बासी मुंह से, है बासी मुंह घर से बुलाती कचहरी, बुलाकर के दिन भर रुलाती कचहरी। मुकदमा बहुत पैसा खाता है बेटे, मेरे जैसा कैसा निभाता है बेटे। भले डांट घर में तू बीवी की खाना, भले जैसे तैसे गिरस्ती चलाना, भले जाके जंगल में धूनी रमाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। कैलाश गौतम की ये कविता है। वाह भाई वाह वाह। लेकिन राकेश भाई की जो कहानी है वो उसमें यही है कि राकेश की कहानी लाखों लोगों की कहानी है इस देश में, और जुडिशरी को इसके बारे में सोचना चाहिए। और वो लोग खुद भी इसको कहते रहे हैं, सरकारें भी इस बात को मानती रही, लेकिन कुछ हो नहीं पाया है। जजों की बहुत कमी है और लंबित मामले बेहिसाब है, और लड़ंक हमारा समाज है ही। नाली, मेड़, नीम की डाल, द्वार का नापदान, इतनी सारी वजहें हैं लोगों के लिए पास कचहरी जाने के लिए कि पूछिए मत। अच्छी चीज मैं ये समझता हूं कि स्वयं फैसला ना करके कचहरी में आस्था लोगों की बनी हुई है। लोग पहुंच जाते हैं कचहरी कि हम अपना मामला इसको यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे, और वकीलों के साथ में और पेशकारों के साथ यही समस्या है कि वो अरझाए रहते हैं लोगों को। एक लूप है जिसमें आप आ गए तो फिर आप आ गए, और ये सही कहा जाता है कि कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े। वो फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में एक और बड़ी नौटंकी दिखती थी कि अचानक वो चल रहा है, अचानक ऑडियंस में से कोई कहता था रुकिए जज साहब, और फिर ये कहते थे जो कहना है कटघरे में आकर कहिए। उसके बाद बाजी पलट जाती थी एकदम से, ताज़िराते दफा। हाँ ना, बिल्कुल अलग ही बाइज्जत बरी किया जाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक जानते हैं कि मतलब केस निपटान की जो गति है वो बहुत धीमी है, करीब मतलब करोड़ों की संख्या में केस पेंडिंग है। एक मेरा दोस्त है जिसने कुछ स्टार्टअप किया है, वो अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया है, कि कैसे जुडिशरी को डिजिटाइज किया जाए, उसके डेटा को, तो उससे केस निपटान की गति को थोड़ा सा स्पीड अप किया जा सकता है। कई बार इसलिए तारीख पे तारीख दे दी जाती है क्योंकि कोई रेफरेंस डिफेंस का वकील पेश कर देता है कि 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, ये आपको देखना चाहिए। तो जज को रेफरेंस चाहिए होता है डिटेल में पढ़ने के लिए, और वो अपने अधीनस्थों को कहेगा, तो इसके लिए वो अगली तारीख दे देता है। जबकि अगर डिजिटाइज उसको कर दिया जाए तो वो उसी वक्त 10 मिनट निकाल करके रेफरेंस देखा पढ़ा जा सकता है। और उसने काफी डेटा, जो पब्लिक डेटा ही है जुडिशरी का, उसको उठा करके उसका एक डेटाबेस तैयार किया, और वो कोशिश कर रहा है कि सरकारों और तमाम योजना आयोग और लोगों से मिले और इसको लेकर के कुछ हो सके। लेकिन उसका कहना है कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं है इसको लेकर के, क्योंकि शायद लोग चाहते भी नहीं हैं कि डिजिटाइज हो जाए, वरना जुडिशरी के बहुत सारे दुरुपयोग के जो आरोप लगते हैं अपने फायदे के लिए, सिस्टम कैसे कई बार इस्तेमाल कर सकता है, उसके चांसेस भी कम हो जाएंगे बहुत ज्यादा अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। ये भी एक उसमें बिल्कुल। ताऊ, आप कभी गए, कचहरी जाना हुआ आपका? कचहरी में पत्रकारिता के बाद जाने लगा हूँ। बहुत बहुत चक्कर काटे हैं। कचहरी वैसा नहीं होता जैसा फिल्मों में देखने को मिलता है। कचहरी बहुत ही डरावनी जगह होती है, वहाँ बहुत लोग होते हैं और उसमें से कोई भी खुश नहीं होता। वो एक्सप्लॉयटेशन की एक जगह है जहाँ पर तरह तरह के दलाल, वकील, मुहर्रिर सब खड़े होते हैं। और इस देश में चूंकि ज्यादातर भाइयों के बीच में लड़ाई होती है, भाइयों के बीच में बंटवारे की लड़ाई होती है, तो आपकी जो सिविल कोर्ट होता है वो बेसिकली पुश्तैनी जो संपत्ति होती है उसका बंटवारा फिर 3 भाइयों में होता है। 2 भाई जो लड़ रहे होते हैं और एक भाई वो
क्योंकि वहां पे वकील, तथाकथित अधिकारी, ये वो घूस देने वाले, रजिस्ट्रार, मैं जजों का नाम नहीं लूंगा, पर ये है कि इस देश में पेशेंस बहुत है। और कहीं होता है अगर इस तरह से मामले लंबित हुए रहते इस देश में, पता नहीं, लोग करोड़ों बोलते हैं, शायद सही भी हो, करोड़ सुन के डर लगता है, पर करोड़ों केस लंबित हैं जिन पर फैसला नहीं आता। लोग 14-14 साल बाद जेल से निकलते हैं कि निर्दोष थे। 4.5 करोड़ है, मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा है, और ये नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की रिपोर्ट है। हाँ, तो ऐसे हालात में अब उन पर कमेंट करना तो बेकार है, हम कुछ कर नहीं सकते। हालांकि वो बहुत सारे मामले ऐसे अपने माथे पे सुओ मोटो करके ले लेते हैं कि नहीं, हमको ये भी सुनना है, तुम ऑक्सीजन किधर दे रहे हो, जरा हमको आके बताओ, है ना। और जिन केसेस को सुनने की बारी आती है, बहुत सारे मेरे हिसाब से फ्रिवलस केसेस जिनको बोलते हैं ना, जिनको एक बार बिठा करके 10 मिनट में खत्म किया जा सकता है, वो सब केसेस 10-10 साल चलते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं, जब नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने कहा था कि इस पर कुछ करेंगे, पर उस पर कुछ हुआ नहीं है। वो तो हकीकत यह है कि इस देश में पेशेंस बहुत है, और अगर किसी के अंदर सनी देओल की आत्मा आ जाती है तो मैं उसको सहज मानूंगा, बहुत सहज हो सकता है। आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं बड़ के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए, कि यहाँ दिल्ली में तो अदालतें बाय द वे बिल्डिंगों में चलती हैं, वहां बाकी जगहों में तो लोग धूप में खड़े रहते हैं बाहर, और पेड़ों के नीचे लोग टाइपराइटर लेकर वकील भी बैठे होते हैं। आप देखकर आश्चर्य लगेगा, पेड़ों के तनों में ठुका होता है नाम वकीलों का, कि यहाँ पे ये वकील बैठते हैं, कुर्सी लगी होती थी और टेबल दोनों जंजीर से बंधी होती है, ठीक है, उसके ऊपर एक टाइपराइटर रहता है, आजकल लैपटॉप भी आ गया है। तो आप यह सोच सकते हो कि कैसी अवस्था में गर्मियों में अदालतें काम करती हैं। एक बार मुझे पहले मैं बहुत चकित रहता था कि गर्मियों की छुट्टी क्यों होती है अदालतों की, है ना, ये स्कूल तो है नहीं कि बच्चे जाते हैं, यहाँ पर गर्मियों की छुट्टी क्यों होती है। पर भाई साहब, आप अगर कभी निचली अदालतों में चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि गर्मियों में काम करना वहां मुश्किल है, असंभव है एकदम। लेकिन मेरा अनुभव बहुत अच्छा है, और कचहरी का बचपन का, और उसकी वजह ये है कि पिताजी हमारे वकील थे, और आपने भी शायद लॉ की पढ़ाई की। और मैं भी वकील हूँ। अरे तो मुझे ना एक बार, अभी तो इस बार नहीं क्यों, बहुत बड़ा हो जाए, मुझे एक बार वकीलों पे बात करनी है, क्योंकि ये थोड़ी अलग ही, भाई साहब, एक अलग स्पीशीज है ये। हाँ, स्पीशीज है, क्योंकि तुम अभी संकोच कर रहे थे कहने में, मैंने कह दिया। लेकिन मैं इसलिए कचहरी को पसंद करता हूँ क्योंकि एक तो वहां पे चचा बहुत थे, जिस भी काले कोट वाले के पास आप बैठ जाइए, अरे बेटा कैसे हो, क्या ये खिलाओ वो खिलाओ। दूसरा क्या है, रायबरेली शहर का सबसे बेहतरीन चमचम, सबसे बेहतरीन काला जाम, यानी गुलाब जामुन का एक ज्यादा, काला जाम यूपी वाले तो समझते हैं, है ना, एकदम मतलब काला किया हुआ गुलाब जामुन, घोल जिसमें अंदर भरावन होती है, तो वैसा वो। गोपाल दास नीरज के लिए इसका मतलब कुछ और था, पर और पकौड़ियाँ और छोले वाला, जो मटर के छोले वाला समोसा, चीनी मिट्टी की, हाँ, और वो उस वक्त एल्युमिनियम की चम्मचें आती थी, और चीनी मिट्टी पोर्सलेन वो सफेद कटोरियां, उसमें वो 2 समोसे फोड़ के, और उसके ऊपर वो छोला और मटर का पतला पनियल और कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, धनिया, और वो जो आनंद है ना, मतलब वैसा हमने कहीं खाया नहीं भाई साहब। तो कचहरी का काला जाम, कचहरी का रसगुल्ला, कचहरी की पकौड़ी, कचहरी का समोसा छोला, मुझे लगता था कि ये लोगों को बांधे रखता था। और कई लोगों की जिंदगी का सच यही था कि वो कचहरी आते थे और ये खाते थे और चले जाते थे, केस वही रहता था। ठीक है, तो एक बार की कचहरियों के आसपास रसगुल्ले और मटन सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं दिन में। उसका कारण होता है कि कोई भी केस का फैसला है, कोई ना कोई तो जीतता ही है, और जीतने वाले को इमीडिएटली जो गवाह होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, सबको मिठाई खिलानी, तो यही कहते हैं कि चलिए मिठाई खिलाइए। कोर्ट रूम से निकलते ही वकील कहता है, जाओ मिठाई ले आओ। और वकीलों के बारे में यह है कि मुझे एक बहुत समझदार व्यक्ति ने, जिनकी समझ में बहुत भरोसा रखता हूँ जीवन और समाज के प्रति, उन्होंने कहा, जीवन में बेटा किसी से भी पिटना, वकीलों की भीड़ से मत पिटना, मतलब वकीलों की भीड़ के सामने मत पड़ना, उनसे पंगा मत लेना, क्योंकि वकीलों की भीड़ जब पीटती है तो दर्द भी ज्यादा होता है संवेदनशील जगहों पर, और आप उसमें बाद में कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो मैं इसलिए अभी इस पे थोड़ा थांबा लगा रहा हूँ, क्योंकि वकील एक अलग विषय है। हाँ। और भारत के वकीलों पे अलग से अपन बात करेंगे। वकील एक अलग कील है। हाँ।
उस कील के ऊपर हम लोग कभी फिर वकील करेंगे। हाँ ठीक है, तो अब अपन अगले विषय की ओर बढ़ते हैं और अगला विषय है कि गुस्सा। तो गुस्सा क्या इंसान का एक सहज और जरूरी और उपयोगी रिएक्शन है? हमारे एक मास्टर साहब कहते थे कि कभी बहुत खुशी में और बहुत गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद पछतावा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आज बाबा और ताऊ से पूछेंगे कि गुस्से से जुड़े उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी फिलॉसफी, उनका मैकेनिज्म क्या है, और माँ, पिताजी, टीचर, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार के गुस्से की कहानियां जो हम तीनों ने सुनी या भोगी, तो अपने एक्सपीरियंसेस हम लोग शेयर करेंगे। पिछली बार बाबा आपने बता दिया था कि आपको दुर्वासा कहा जाता है। क्यों इतने गुस्सा जाते हैं आप? हो जाता है, मतलब शॉर्ट सर्किट है। हमको हमारी माता जी से मिला है गुस्सा, वो भी निहायत गुस्सैल है। आज तो गुरु पूर्णिमा है और हम उन्हीं को अपना गुरु मानते हैं, तो गुरु से जो सब कुछ सीखा। और माता जी से कल बात हो रही थी फोन पे, तो उन्होंने कहा कि इतना गुस्सा क्यों करता है। उन्होंने मुझसे यही कहा। तो आज बहुत सही समय पे चर्चा हो रही, तो हमने उनसे कहा कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। तो लेकिन ऐसा था नहीं, पता नहीं ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। मैं अपने कुल खानदान का सबसे शांत बच्चा था, बहुत ही धार्मिक, बहुत ही कर्मकांडी, बहुत ही शांत, बुजुर्गों का प्रिय, है ना, और बहुत ही मिलनसार, सबसे मिलते जुलते, बड़े सामाजिक, उस तरह का हमारा पूरा का पूरा तेवर कलेवर रहा। लेकिन दिल्ली आने के बाद से हम जो है एकदम परशुराम हो गए। तो और मतलब वो दुर्वासा वाली जो संज्ञा है वो एकदम सही है, लोगों ने ही दुर्वासा नाम रखा है और वो एकदम सही है। तो होता यही है कि मुझे लगता है कि संवेदनशीलता का अवयव जहां पे अधिक होता है वहां पे उल्लास, आनंद, सुख, रुदन और क्रोध, ये सारी चीजें, इनका प्रतिशत बढ़ जाता है। तो हम खुश भी बहुत जल्दी लोगों पे हो जाते हैं, उनसे प्रेम भी बहुत जल्दी हो जाता है, उनके प्रति संवेदनशील भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और उनसे गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और गुस्से के ऊपर बहुत काम करने की कोशिश की, हर तरह के जतन किए, मनोवैज्ञानिकों से मिले, बाज किस्म के काउंसलर से बातचीत की, कई किस्म की दवाइयाँ लोगों ने खवा डाली। ये भी हुआ कि अपनी तरफ से कुछ कैलकुलेशंस बनाए कि नहीं, जब भी गुस्सा आए तो उल्टी गिनती करो, है ना, वहां से निकल जाओ। लेकिन गुस्सा आ जाता है और गुस्सा बिल्डअप होता है और गुस्सा हमेशा अपने लिए वजह खोज लेता है। वो फिर बहुत सारी, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी एक चीज पे गुस्सा हो रहा हूं, तो उस एक चीज के इर्द गिर्द जो और उस तरह की समानांतर चीजें हैं जिनसे गुस्सा कभी था या हुआ जा सकता था, वो सब उसमें जोड़ती चली जाती हैं और वो पाइलअप होकर के एक बड़ी सी चीज बन जाती है। तो छोटी चीजों के ऊपर एक बड़ा सा गुस्सा, एक बड़ा सा बबल बन के तैयार हो जाता है और वो फूटता है तो फिर वो थोड़ा सा विकृत भी हो जाता है। तो ये है। अच्छी चीज ये है कि हमारा गुस्सा जितनी तेजी से ऊपर आता है उतनी तेजी से फिर नीचे भी जाता है। तो कई लोग गुस्से को भरे रहते हैं, लेकिन अगर मैं किसी दिन किसी से गुस्सा होता हूं तो वो बस मामला जो है वो 15 मिनट आधे घंटे का है। उसका फिर उसके गटाई में हाथ डाल कहेंगे और चाय पियोगे, तो वो हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज है, लेकिन उसके पहले जो होता है वो ठीक नहीं है। मतलब आपको अगर कोई गुस्सा दिला ले, मतलब मेरे लिए इसमें टिप्स ये है, कोई गुस्सा आपको दिला ले तो फिर आपके अगल बगल से निकल ले 15-20 मिनट के लिए। हाँ, 15-20 मिनट के लिए निकल ले, फिर आ जाए। हाँ। 3, मैं ताऊ के पास जाऊंगा, पर 3 छोटी छोटी स्टडीज का जिक्र करके, क्योंकि उससे बात करने के लिए और सिरे मिलेंगे इस। और ये आपने जो कहा ना कि इंसान को गुस्सा क्यों आता है, मुझे लगता है कि कोई चीज है ही नहीं जिसको गुस्सा नहीं आता है। मतलब हवा का गुस्सा देखा है आंधी के तौर पे, सूरज का गुस्सा देखिए, बादलों का गुस्सा, गरज गरज के गालियां बक बक के पानी बरसाते हैं ना, बिजली आपस में टकराते हैं, पेड़ तो गुस्से से जल जाते हैं, बिजली आग पैदा ही हुई पेड़ों के जलने से गुस्से में एक दूसरे से घर्षण करके। कुकुर, बिलार, गिलहरी, कौवा, कौन गुस्सा नहीं होता भैया? वोटर नाराज हो जाते, सरकारें बदल जाती। 3 स्टडीज का जिक्र करना चाहता हूँ फिर ताऊ से, कि एक
कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू की स्टडी है जो कहती है कि गुस्सा करने वालों की प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि मूड उनका किसी वजह से गुस्से में आ जाए, खराब मूड में, तो वो ऑफिस के काम पे ज्यादा ध्यान लगाते हैं, जबकि अच्छे मूड में भटकाव ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी स्टडी है आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका की, जो कहती है कि गुस्सा करने वाले 20 से 40 साल के आदमी की मौत गुस्सा ना करने वाले आदमी के मुकाबले 1.5 गुना जल्दी हो सकती है। यानी गुस्सा प्राण घातक है। गुस्सा करने पे शरीर में कई तरह के केमिकल बदलाव आते हैं, जिनसे कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। गुस्सा क्यों आता है, इस पर एक स्टडी है ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर की। वहां के रिसर्चर्स ने ये जानने की कोशिश की, और उनकी स्टडी कहती है कि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ऐसा हुआ है कि लोगों को छोटी मोटी बातों पर ही गुस्सा आने लगा है। और उसका कारण यह है कि लोगों को गुस्सा जताने का कोई ठोस कारण नहीं मिलता है। मतलब पहले बड़े कारण मिलते थे कि आप गुस्सा एक्सप्रेस कर सकें। पहले चीजें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी, स्ट्रगल से मिलती थी, तो संतोष भी बढ़ा था। अभी आसानी से चीजें मिल जाती हैं, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं, और जब हमारे हिसाब से चीजें नहीं होती हैं तो हमें जल्दी और ज्यादा गुस्सा आता है। सहनशीलता वाला एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ, और लोग, रिश्ते, व्यवहार, लोक व्यवहार, समाज सहिष्णु रह नहीं गया है, धैर्य नहीं रहेगा, पेशेंस जो है ना वो खत्म है। ताऊ के एक्सपीरियंसेस जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि मैंने गुस्से में तो कभी देखा नहीं, और वैसे ताऊ कम शब्दों के व्यक्ति हैं, तो हो सकता है कि जब गुस्सा होता हो तो चुप हो जाते हो। इंडिया टुडे में एक सज्जन हैं, काफी वरिष्ठ हैं, रिटायर हो गए फिर भी काम कर रहे हैं। वो कहते हैं ताऊ के बारे में कि चंदन विश्व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। नहीं, लेकिन इनका इंटरनल मैकेनिज्म तो कुछ होगा। मतलब ये मानना थोड़ा यकीन नहीं होता कि गुस्सा आता ही नहीं है। नहीं, क्रोध जो है वो सामान्य भाव है जीवन का, वो एक रस है जीवन में। तो क्रोध ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता। मैं प्रारंभ में बहुत चिड़चिड़ा और बहुत स्वाभाविक तौर पर गुस्सैल, छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ पड़ता था, झगड़ा बहुत करता था। लड़ाई अभी भी करता हूँ, गुस्सा नहीं, तो लड़ता अभी भी हूँ, गुस्सा नहीं करता। उसका कारण यह हुआ कि मैं, बाय द वे, इंडिया टुडे में ही मुझे काम क्रिएटर के रूप में नवाजा गया था सन 2002 में, है ना, क्योंकि मैं ऑफिस में काम क्रिएट कर देता था। तो उसका वो तो आप अजीज मियां के थ्रू करते थे। हाँ, मेरा ये था कि मैं क्या हुआ कि मैंने फिर मनुष्यों से गुस्सा नहीं करने लगा, मैं मुद्दों पे गुस्सा करने लगा। कुछ चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, जो कुछ देश में हो रहा है उस पर मुझे गुस्सा आता है, जो घर में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे मुझे गुस्सा होता है, पर मैं एक व्यक्ति से गुस्सा नहीं करता। क्यों? धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि हम में से कोई बेहतर नहीं है, हम सब अलग हैं बस, है ना। तो कोई अगर काम ठीक से नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उससे बेहतर हूं या वो मुझसे खराब है। वो यही है कि वो अभी ठीक से नहीं कर रहा या वह काम वह नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से मैंने, चूंकि जब से टीम्स को के साथ काम करने लगा तब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, है ना। उनमें से बहुत प्रतिभाशाली हैं, कुछ लोग मेहनती हैं, कुछ लोग लेजी भी कह सकते हो आपको, थोड़ा कामचोर भी कुछ लोग होते हैं। पर मैं हमेशा परिस्थितियों के बारे में सोचने लगता हूँ, आदमी के बारे में नहीं सोचता। तो मेरी जो इस पर मैंने विजय नहीं पाई है, ऐसा कुछ नहीं किया है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे गुस्सा आया किसी बात पर, गुस्सा आता रहता है। मैं लेकिन अब जिनसे भी लड़ता हूँ ना, मैं गुस्से में नहीं लड़ता, मैं धीरे धीरे लड़ता हूँ, और कभी कभी फट पड़ता हूँ। मतलब बाबा ने भी शायद 1-2 बार देखा होगा, 1 ही 2 बार मैं फटा हूँ दफ्तर में। मैं जनरली फटता नहीं गुस्से में। बाबा कभी कभी ना एक्सप्रेस कर देते हैं, मैं वैसे एक्सप्रेस नहीं करता गुस्से को। ये इनकी क्वालिटी है, इनफैक्ट इनका वो निकल जाता है। मैं गरल और भुजंग लिपटे रहते हैं और गरल पीता रहता हूँ। उसका एक कारण यह भी है कि मुझे ना सब चीज की जो मुझे यह एहसास हो गया कि क्षणिक है। मैं कोई 10 तक गिनती नहीं करता, मैं कोई ठंडा पानी नहीं पीता, पर मैं यह जानता हूँ कि मैं इसको रिग्रेट करूंगा 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद, तो अभी छोड़ देता हूँ। लेट मी नॉट टेक दिस अप। उससे फायदा मुझे बहुत कुछ नहीं होता, उससे मुझे नुकसान ही होता है। बाय द वे, मुझे थोड़ा और गुस्सा करना चाहिए, थोड़ा और हाँ, मुझे उससे फायदा नहीं होता। पर क्या होता है कि मैं अपना खून तो नहीं जलाता ना फिर। नहीं तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए ना अपना खून जलाते हो, तरह तरह के, आपने जो बताया वो टॉक्सिन्स आपके शरीर में निकल आते हैं और आपके पता नहीं कैसे मतलब फिजिकली आपको अफेक्ट करते होंगे।
पर गुस्सा नहीं करना भी आपको अफेक्ट कर सकता है। ये भी एक वेंट आउट करना जरूरी है। हाँ, वेंट आउट करना जरूरी है। तो मैं कभी कभी वेंट आउट कर पाता हूँ, कर लेता हूँ, पर ज्यादातर टाइम में मुझ पर यह इल्जाम जो है वो सच है कि मैं क्रोधित नहीं होता। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि मैं जिन परिस्थितियों से आया हूँ उसको देखकर मुझे यह लगता है कि मैंने जो अचीव कर लिया वो बहुत है, और जो लोगों को मैं संघर्ष करते हुए देखता हूँ तो मुझे उनका साथ देने की तमन्ना होती है, उन पर गर्व करता हूँ मैं। अगर कोई फीलिंग आती है तो प्राइड की आती है कि देखो ये भी कर रहा है, कर पा रहा है, कर लेगा। मेरे अंदर अब वो भाव आ गया है। हो सकता है उम्र का हो सकता है तजुर्बे का हो, पर जहां से भी आया है, मैं जिस स्थिति में हूं अभी, मैं उससे दुखी नहीं हूं। मैं यह मानता हूं कि मुझे थोड़ा और गुस्सा करना चाहिए, थोड़ी और प्रतिक्रिया करनी, पर मैं जिस स्थिति में हूं उसको मैं स्वीकार करता हूं और यह मानकर चलता हूं कि अगर आदमी का इंटेंट ठीक हो ना तो वो कुछ भी कर दे, मुझे बुरा नहीं लगता। इंटेंट अगर ठीक नहीं हो तो अवश्य बुरा लगता है, तब मैं क्रोधित भी होता हूँ। इंटेंट, एक्शन नहीं। हो सकता है कोई आदमी आपको चाकू मार, अगर उसका इंटेंट था आपको मारने का तो फिर आपको क्रोधित होना है, लेकिन अगर उसका इंटेंट नहीं था और लग गया, तब उसको ये कहना कि बेवकूफ हो क्या, अंधे हो क्या, चाकू हाथ में है, दिखता नहीं है क्या, ये सब मेरे साथ यही समस्या है। और मुझे लगता है कि दो कारण मेरे गुस्से के जो मैं समझता हूँ, उसमें एक है परफेक्शन की बीमारी। और परफेक्शन की बीमारी है, मतलब डॉक्टरों ने बताया कि आपका ये समस्या जो है ना, इसकी वजह से आप क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि आप खुद जैसे हैं आप वैसे ही दूसरों की से भी अपेक्षा रखते हैं कि वो भी वैसे हो जाएं, जबकि सोशल ऑर्डर इस तरह से नहीं है। जैसे मुझे किसी के ऊपर एकदम भयंकर गुस्सा केवल इस बात के लिए आ सकता है कि उसने बिस्तर पे गीला तौलिया रख दिया है। किसी किताब के ऊपर कोई आदमी चाय का कप रख दे, उससे मैं गुस्सा हो जाता हूँ। मेरी दी हुई किताब में कोई पेंसिल या पेन चला दे, उससे मैं गुस्सा हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। मैंने बताया है आपको कि चावल के चम्मच से कोई दाल निकाल ले तो मैं डोंगा फेंक सकता हूँ, या छोटी की मात्रा पे बड़ी की लगा दे, कहा जाता है कि तो एक तो ये परफेक्शन की बीमारी जो है ना, ये बहुत बुरी बीमारी है। कि मुझे लगता है कि अगर माचिस रखने की एक जगह है घर में तो माचिस वहीं होनी चाहिए, और अंधेरा हो, लाइट नहीं हो, तो आप हाथ रख के माचिस वहां से उठा सकें। और अगर वो माचिस वहां पे नहीं है तो फिर ये चिंता की बात है। दूसरा कारण जो है वो परफेक्शन का नहीं है, वो है क्षोभ बहुत सारा भर गया है। मैंने बहुत सारे जन संगठनों के साथ भी काम किया, पत्रकारिता भी की, युद्ध, अपराध, हर तरह की कवरेज की, टेररिज्म के और बम ब्लास्ट, ये सारी चीजें, और हर जगह पे मैंने नकलीपन पाया है। तो मैं एक तरह से इस दुनिया के बारे में ये धारणा बना चुका हूं कि इसका कुछ हो नहीं सकता है। और वो निराशा जो है ना, वो अंदर एक ग्रंथि की तरह बन चुकी है और वो गुस्से को पैदा करती रहती है बार बार। वो एक लावा है जो अंदर भरा हुआ है कि इस दुनिया का कुछ हो नहीं सकता। इस दुनिया ने ईसा मसीह की, पैगंबर मोहम्मद की, नानक की, सबकी बखिया उधेड़ दी, सबका सत्यानाश काट दिया। जो सुधारने आए थे उनको राइट टाइम कर दिया। ये दुनिया ऐसी है। तो इस वजह से मैं एक अजीब से वितंडावाद में जा चुका हूं, जहां पे मुझे लगता है कि अब मैं धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र हो रही है प्रकृतिवादी होता जा रहा हूं। मुझे लगता है कि मेरा वजूद एक कीड़े मकोड़े के बराबर इस धरती पे है। मुझे इतना गुस्सा, इतना उत्साहित नहीं होना चाहिए। ये बाबा आप बहुत करीब आ चुके हो, बहुत करीब आ चुके हो आप। मैं इस स्थिति में था। मेरे और आप में फर्क ये है कि आप ये समझते हो कि दुनिया का कुछ नहीं हो सकता, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का कुछ नहीं हो सकता और अपन कर नहीं सकता। मैं उसको अपने आप को मैं मुक्त कर लेता हूँ उससे। यह मेरा, मैं अभी बता रहा हूँ, एक मित्र बहुत क्रोधित थे इस बात से कि सेकंड कोविड वेव में इतने लोग मर गए, उनके एक परिवार के भी लोग मरे थे। तो मैंने यही कहा कि जब उन्होंने बहुत क्रोधित होकर मुझे कहा, और वो सही में क्षोभ से भरे हुए थे कि इस देश की सरकार ने कोविड को मैनेज नहीं कर पाई, इस बात से बहुत क्रोधित। तो मैंने सोचा कि मैं भी सुर में सुर मिला के बोलूं कि हाँ आप सही कह रहे हैं। फिर मुझे लगा कि जो काम मुझे दिया जाता है मैनेज करने के लिए, वो मैं जिस दिन अच्छे से मैनेज कर लूंगा उस दिन सोचूंगा कि इस पे मैं प्रतिक्रिया दूं। या छोटे छोटे काम हमसे नहीं हो रहे, कोविड मैनेज करने दिया जाता था, अपन तो गुड़ गोबर करते थे। काफी आपका वैसे ये गांधी के करीब है, क्योंकि आप वो पाप से घृणा करो पापी से नहीं वाली, क्योंकि आप व्यक्तियों पर गुस्सा नहीं कर रहे हैं, वृत्तियों पे कर रहे हैं। और ये भी कि पहले स्वयं से शुरुआत करो। तो इस ये फिलॉसफी काफी गुस्से वाली गांधी के पास, क्योंकि मैं भी 1000 काम करता हूँ ना ऐसे जो गुस्सा करने लायक हैं, और मुझे सरेआम जो है फांसी दे देनी चाहिए।
अच्छा, मेरी टीम में कुछ जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए। मेरी टीम में कुछ लोग कहते हैं कि आप जब गुस्से में आते हैं तो कुछ अतिरिक्त आदर से बात करने लग जाते हैं, मतलब थोड़ा फॉर्मलाइज कर देते हैं बातचीत को कि आप करके बात करने लगेंगे हर अब किसी तो तुम से। कानपुर के नहीं हो, तुम लखनऊ के हो। नहीं, हम तो लोगों को पिताजी बुलाने लगते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो। मैं यहीं पे आने वाला था कि कमलेश शुक्ला चकित हो गया था। मैंने कहा पिताजी एक बात तो सुने, क्योंकि अब तो आप पिता समान आदर तुल्य हैं। आप जब मेरी बात 10 मिनट से समझ ही नहीं रहे तो। वो पिताओं का तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर भगवान एक डेवलपर है और उसने एक प्रोडक्ट बनाया गुस्सा, तो उस गुस्से की टेस्टिंग के लिए जो टेस्टर्स भेजे गए जमीन पे, उन्हें कहा गया कि आपका नाम है पिता। जैसे ही कोई शादीशुदा लड़का नया बाप बनता है, उसको ना ईमेल पे इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, न्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम गॉड, आज से गुस्सा करना शुरू। हाँ, तुम भी पेले गए थे, हम भी, तुम्हारा भी पेला जाएगा। लेकिन बाबा के केस में वो माँ का गुस्सा है। हाँ, हमारे पिता से शांत व्यक्ति मैंने अपने जीवन में देखा नहीं, हालांकि उनका भी गुस्सा मैंने देखा है। नहीं, मुनव्वर राणा कहते हैं कि माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। नहीं, हमारी माँ गुस्से में होती थी तो रुला देती थी। एक चीज और आखिर में अपन चाहते थे कि एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें, एक टिप्पणी बस, बिल्कुल, जहां किसी को कोई गुस्सा ना आता हो। मतलब आप गए किसी की दुकान से लेकर के कुछ भाग गए, किसी को एक तमाचा जड़ दिया, समय पे कोई काम नहीं कर रहा, तब भी सामने वाला मुस्कुरा रहा है। तो ऐसे गुस्सा विहीन समाज में किस तरह के रिएक्शन होंगे? वो ज्यादा घातक होगा क्या अभी से? बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा। और गुस्सा, हर व्यक्ति को रोज गुस्सा आता ही आता है, ये सब कहने की बातें हैं। बस ये है कि उसको आप किस तरह से टैकल करते हैं। तो गुस्से के बिना तो कुछ भी कल्पना की नहीं जा सकती है। गुस्सा एक बहुत ही सहज वृत्ति है, और गुस्से के बिना जो दुनिया होगी, मुझे लगता है वो बहुत नीरस होगी। प्रेम में गुस्सा ना हो, सोचिए, तो शिकायतें ही खत्म हो जाएंगी। तुमको आता है प्यार पर गुस्सा, मुझको गुस्से पे प्यार आता है। हाँ, तो आप सोचिए कि जो सबसे प्रिय चीज है प्रेम दुनिया की, वो बिना शिकायत के कितना थेथर हो जाएगा। बहुत ही लिजा, एकदम प्रबुद्ध संभ्रांत लोगों की किसी औपचारिक बैठक जैसा कि हाँ, खाना खा लिया आपने, ये कोई मतलब नहीं है ना, होना वही चाहिए। और मतलब आजकल वो मैं देख रहा हूँ जो शॉर्ट रील्स चलती है ना, तो उसमें एक महिला अपने पति पे बिगड़ रही है कि इतनी देर से बुला रही हो, खाना लगा के रखा है, खाना खाते क्यों नहीं हो? तो वो आदमी उसको रिएक्शन में कहता है कि तुम सुंदर लग रही हो तो कुछ भी कहोगी, और वहीं पे वो गुस्सा पिघल जाता है, खत्म हो जाता है ना। तो ये जो आनंद है ना, कि बिना शिकायत के प्रेम नहीं हो सकता है। वो प्रेम है ही नहीं जिसमें शिकायत नहीं। मुझे दुनिया में ये सब चीजें चाहिए, क्रोध भी चाहिए। न्यूक्लियर बॉम्ब को हटा दो तो बाकी सब चीजें मुझे मंजूर हैं। ठीक है। हाँ, और कुकुर उकुर क्या करिए भाई, अगर गुस्सा खत्म हो जाएगा। आप ये सोचिए ना, गुस्सा खत्म हो गया तो कुकुर क्या करेगा बेचारा? राम के मंदिर बन जाई तो जोशी सिंघल का करी है। कृष्ण के बनाई है फिर। हवन करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उस पार अफगानिस्तान का वो पहलू जिसको बहुत जल्दी संक्षेप में चर्चा में निपटाना है, और फिर एक चिट्ठी। अफगानिस्तान का वो पहलू जो ज्यादा चर्चा में नहीं रहता है, बंदूकों से अलग, बंदूकों के सिवा अफगानिस्तान कैसा है। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। वेलकम बैक टू तीन ताल। अफगानिस्तान सुर्खियों से जाता नहीं है, शांति स्थापित होने का इंतजार करते हुए उम्र बीत गई कितने आम अफगानियों की। तो हमने सोचा कि जिन्होंने वहां आतंक मचा रखा है उनसे अलग
वहाँ के आम लोगों पर, अफगानी समाज पर आज थोड़ी बात की जाए, वहाँ के खान पान की, परिधान की। हमने ये पढ़ा है कि अफगानिस्तान ठंडे पठारों के लिए, कंधारी मेवों के लिए, काजू किशमिश बादाम और हींग के लिए जाना जाता है। अनार, हाँ, अनार के लिए और अंगूर के लिए भी। हींग नहीं होती तो ब्राह्मण और जैन लोग करते क्या? हाँ, मतलब क्या ही खा रहे होते फिर वो। सही है। आप लोगों ने वैसे जो एक एक करके आपसे, ताऊ से पहले शुरुआत करते हैं कि अफगानिस्तान में तो जो वॉर लाइक सिचुएशन है उसको अगर एक बार किनारे रखें तो अफगानिस्तान शब्द से आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में तो सबसे ज्यादा, अच्छा ताऊ से सुनते हैं पहले। हाँ, कोई भी। नहीं, आप बाबा बोलें। नहीं, मेरे दिमाग में तो सबसे पहले ये आता है कि मेरा नाम पालनी है और पालनी की कर्म भूमि, जन्मभूमि पाकिस्तान आज का, और कर्म भूमि अफगानिस्तान रही है। तो मेरा तो नाम वहां से है। मेरा तो मतलब बाकायदा मेरे पास एक पासपोर्ट होना चाहिए अफगानिस्तान कभी भी आने जाने का, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। तो मुझे तो सबसे पहले मेरा खुद का नाम याद आता है जब अफगानिस्तान याद आता है। और छोटी मिजी हुई आंखों और पैनी सुग्गे के टोट जैसी नाक वाले, सफेद फाख्ते के माफिक चमड़ी वाले, है ना, उस तरह के लोग मुझे याद आते हैं जो सब्जियों के बिना जी रहे हैं। सब्जियों की बहुत कमी है उनके यहाँ पे, लेकिन मेवे बहुत हैं और गोश्त बहुत है वहां पे। और इतना गोश्त खा के भी अफगानी आपको बहुत मुश्किल से मोटा मिलेगा। ये बहुत ही रेयर है कि कोई अफगानी आपको मोटा मिले। सबकी नाभियां रीढ़ की हड्डियों में चिपकी हुई हैं और पेल के खाते हैं बावजूद इसके। मतलब मुझे जलन होती है अफगानियों से इस बात पे कि इतना बेहतरीन खा करके भी, हालांकि उनका खाना बहुत ही दो कौड़ी का होता है, लेकिन खाने का क्वालिटी इंडेक्स जो है मुझे लगता है कि कमाल है। जिस किस्म की, जिस क्वालिटी का खाना वो खा रहे हैं, वो खाना बहुत बेहतरीन है क्वालिटी के मामले में। टेस्ट के मामले में वो दो कौड़ी का है, वो मैं अभी बताऊंगा कि क्यों दो कौड़ी का है। एक बार ताऊ का पहले एक बार एक्सपीरियंस। हाँ ताऊ, आपका अफगानिस्तान सुन के। हाँ यार, दर्द ही एक शब्द आता है जो मेरे दिमाग में कौंधता है जब मैं सोचता हूँ अफगानिस्तान के बारे में कि क्या किस्मत पाई है इन लोगों ने कि इन्होंने कभी शांति का दौर नहीं देखा। वो दो सिविलाइजेशंस के बीच में ऐसे पिस गए हैं और 47 के बाद उनको अल्लाह ने जो नेमत बख्शी है पाकिस्तान के नाम से, उसने जो कबाड़ा कर दिया है उनका। पर एक बात से मैं हमेशा चकित रहता हूँ, अफगानिस्तान में ना यूनिटी जैसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां इतने एथनिसिटी के लोग रहते हैं, ताजिक, उज़्बेक, पठान, इन सब के होने के बावजूद, इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद जो उनके अंदर एक अफगान आइडेंटिटी विकसित हो गई है जिसका आप कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, वो मुझे चकित कर देता है। उस हालात में अगर कोई दूसरा मुल्क होता तो कब का ताजिकिस्तान मतलब एक और मांग हो जाती। पश्तून भी रहते हैं ना वहाँ पे बड़ी संख्या में। पश्तून बहुत, हाँ, पश्तून अच्छी संख्या में है। तालिबान ज्यादातर पश्तून ही है। तो ये पठान, ये, और मैं कभी कभी ये भी क्या होता है, चूंकि हम भारत में रहते हैं तो अपनी जो इतिहास है उसको भी देखते हैं कि नाम जो है हमारा, उनका जो नाम है वो संस्कृत से आया। कांधार गांधार है जहाँ की द्रौपदी थी, और लगभग पूरा का पूरा देश एक टाइम में बुद्धिस्ट हुआ करता था। हाँ, और उसके पहले संस्कृत बोलने वाले, जोरोस्ट्रियन होने के बाद वो बुद्धिस्ट होते थे, और बुद्धिज्म और हिंदुइज्म वहाँ पे बहुत पॉपुलर था। मतलब मोस्ट पॉपुलर, सारे लोग जो है इन्हीं पूजा पद्धतियों को फॉलो करते थे। फिर उसके बाद इस्लाम आया। इस्लाम आने के बाद उसके बाद लड़ाइयाँ चलती रही। एक तरफ भारत की संस्कृति और एक तरफ जो है वो अरब संस्कृति का हमला, और फिर दोनों का मिलन, और तब से फिर वॉर लॉर्ड्स की जगह हो गई। वो लॉर्ड्स वहां पे बहुत हो गए, चाहे वो गौरी हो, गजनबी हो, दुर्रानी हो, अब्दाली हो, ये सारे लोगों का राज्य हुआ। इनफैक्ट नादिर शाह तो यहाँ से जब लेके गया था सब कुछ, तो अफगानिस्तान ही गया था। मतलब उस समय वो ईरान का पहला हिस्सा होता था आधा। तो वो बटा हुआ एक देश अभी भी बटा हुआ है। जब भी वहां पे होप होती है कोई कुछ अच्छा हो जाने की, जैसे लोगों ने कहा कि अमेरिकी वहां पे एक ऑक्यूपाइंग फोर्स थे, उन्होंने कब्जा कर रखा था, पर हकीकत यह है कि उनको वहां रहना तो था नहीं, वहां राज करने नहीं आए थे, वो वापस जाने के लिए ही आए थे। और ये आशा थी कि वो चले जाएंगे जब, तो फिर ये तब तक ये गवर्नमेंट जो है बहुत मजबूत हो चुकी होगी और वो देश को चला लेंगे। पर मुझे अब फिर वही निराशा का दौर अभी सामने है हमारे। तालिबान
50% तो कम से कम कब्जा कर ही लिया है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स पे 85 बोलते हैं वो। और पाकिस्तान अड़ा हुआ है अपने फौज भेजकर। इनके फौजी भी वहां हैं, और उनके क्या बोले जो बोलते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स वो भी हैं। और तालिबान को जो है तरह तरह के हथियार बंदूक देकर अपने लोगों को मारने में मजबूर कर रहे हैं। अपन जो है यहाँ से देख रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। हमने वहां पे जो डैम बनाए हैं वो भी शायद तालिबान तोड़ दें। हमने वहां पे जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है वो भी शायद तालिबान तोड़ दें। हमने इलेक्ट्रिसिटी के टावर्स बनाए, पूरे देश को जो है जाल से जोड़ दिया, उसको भी वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो तो चाहेंगे कि भारत के मदद की या भारत के सहयोग की कोई निशानी वहां ना रहे। मैं आशा करता हूं कि तालिबान को सद्बुद्धि आए और वो ये देखें कि भारत ने वहां पे हथियार बॉम्ब नहीं बोए हैं, भारत ने वहां पे विकास की चीजें दी हैं। वो अफगानिस्तान के लोगों का है, वो तालिबान के सदस्यों का भी है, और वो उसका उपयोग करें, उससे आगे बढ़ें और पाकिस्तान के इस जाल से वो कम से कम निकल जाएं। नहीं तो अफगानिस्तान के लोग जो भारत में रहते हैं इतने प्रिय हैं। नोएडा में, जहाँ ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, यहाँ का स्टेडियम जो है उनका होम ग्राउंड है, तो इसलिए की शांति वहां नहीं आ पाई है, पर दर्द ही दर्द। और तो मुझे तो मैं अभी आज ये कमाल का संयोग है कि हम लोग बात कर रहे थे कि अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। तो अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, इस फिल्म को बनाने वाले सईद अख्तर मिर्जा, उनकी एक किताब है अम्मी, और उसमें उन्होंने अफगानिस्तान के इतिहास पे और जीवन पे काफी विस्तार से और बहुत सुंदर लिखा है, क्योंकि उनकी अम्मी की रूट्स वहां पे हैं और इस वजह से वो अफगानिस्तान का रेफरेंस वहां पे आता है। बहुत ही कमाल का उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी किताब है। तो ये किताब आप लोगों को पढ़नी चाहिए। और ताऊ कह रहे हैं कि दर्द, लेकिन दर्द के साथ मैं जो बता रहा था ना कि जिन देह यष्टियों को मैं देखता हूँ वहां पे, जो अफगानिस्तान का सामान्य मानविकी है, उसको जब मैं देखता हूं तो मुझे जीवट याद आता है। 3 महाशक्तियों को अफगानी जो है अभी तक तौल चुके हैं अच्छे से, और 3 महाशक्तियां दुनिया की उनका कुछ उखाड़ नहीं पाई। हालांकि बहुत डैमेज अफगानिस्तान का भी हुआ, वहां के लोगों का भी, लेकिन अंग्रेज जब भारत पे कब्जा कर रहे थे तो अंग्रेज उस वक्त बहुत ताकतवर थे। कहा जाता था कि सूरज नहीं डूबता है, लेकिन हर गाड़ी पे टैक्स अंग्रेजों से वो वसूल लेते थे जो अफगानिस्तान के रास्ते आने वाले वाहन होते थे। रूस ने बहुत कोशिश की, बहुत सर पीटा वहाँ पे, बहुत उसको अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। और अमेरिका को आप देख लीजिए कि वो 2 दशक लड़ करके वहाँ से, और अब उनका वापसी हो रही है। तो कमाल का जीवट है उनका इस मामले में। और तमाम सारे देशों की तरफ आप देखिए और अफगानिस्तान की तरफ देखिए, मुझे लगता है कि वो जो एक बिंब बनता है ना, कि सफेद या भूरी रेतीली बिना हरियाली की सच्चाई में खड़ा हुआ वो एक पठान या एक पश्तून, उसकी जो, और वो दिखने में जितना खतरनाक दिख सकता है या जितना वो कठोर दिख सकता है, दिल से वो उतना ही मुलायम है, उतना ही सॉफ्ट स्पोकन है। वो कमाल की एक छवि है अफगानिस्तान की। और मेरे घर में जब दावतें होती हैं तो रोटियां अफगानी तंदूर से ही आती हैं बन करके। यहाँ भोगल है दिल्ली में एक जगह, मेरे घर से कुछ दूरी पे 5-6 किलोमीटर। तो भोगल में काफी अफगानी रहते हैं। लाजपत नगर के पास है ना? हाँ, वो मशहूर है वहाँ पे, अफगानी रेस्टोरेंट्स हैं लाइन से। हाँ, तो अभी तो बहुत रेस्टोरेंट खुल गए हैं और उनका खाना भी मैंने खा करके पसंद करने की कोशिश कई बार की, लेकिन हर बार निराश हुआ। लेकिन रोटियां उनकी भाई साहब कमाल होती हैं, और रोटियां वहाँ से हम ले आते हैं। वो एक एक रोटी जो है वो 2.5-2.5 3-3 फीट की होती है। तो आप 5 रोटी ले आइए और 15-20 लोग आराम से खा के निपट लेते हैं उसमें। वैसे काफी अफगानी दिल्ली में रहते हैं। ये जब ये काफी रहते हैं, सोवियत इन्वेजन हुआ था उसके बाद से बड़ी संख्या में लोग आए थे। रिफ्यूजी स्टेटस उनको थोड़ा देर से मिला, लेकिन वो अभी दिल्ली में बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। बिल्कुल, और भयंकर नफरत करते हैं पाकिस्तान से वो। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बीबीसी में लंदन ऑफिस में जब गया हुआ था, तो वहाँ पे बीबीसी का अपना एक पब है और वहाँ पे बैठ के हम लोग शाम को कुछ खा पी रहे थे। तो एक पश्तो सर्विस वाले सज्जन आए और उन्होंने हमसे कहा, पाकिस्तान जो उर्दू सर्विस वाले थे उनके लिए, कि कुत्तों के साथ मत बैठो।
तो मतलब इतनी हिकारत, इतनी नफरत पाकिस्तान से उनको है कि मतलब कमाल ही है। वैसे वो अफीम के लिए भी बहुत जाना जाता है अफगानिस्तान। दुनिया में ना जितनी अफीम पैदा होती है, जाफरान बहुत शानदार वहां पे होता है। तो केवल ऐसा नहीं कि कश्मीर का जाफरान बहुत अव्वल है, अफगानिस्तान का जाफरान भी बहुत ही कमाल का जाफरान है। और यहाँ पे मेरे जाफरान खरीदने का एक ही अवसर होता है साल में एक बार, वो होता है ट्रेड फेयर। जब इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है तो ईरान के स्टॉल पे अफगानी केसर मिलता है, निहायत महंगा लेकिन निहायत शानदार। सही। और तो अफीम का मैं ये इसलिए जिक्र करना चाह रहा था कि जो अभी मौजूदा हालात हैं कि अमेरिकन फोर्सेस के विड्रॉल के बाद अफीम को लेकर के एक नए कंसर्न शुरू हुए हैं। उनका जो पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन है अफीम का 80% से भी ज्यादा वो अफगानिस्तान में पैदा होती है। और चूंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही नहीं तो नार्को स्टेट बन गया, वही सोर्स बन गया कई ग्रुप्स की इनकम का। जो एग्रीकल्चरल लैंड है वहां पे उसका 40 से 50% की जमीन पर अफीम ही उगाया जाता है। और अब वहां पे मेथ वगैरह बनाया जाने लगा है, लैब्स बन गई हैं बाकायदे। उन लैब्स को कई बार अमेरिकन फोर्सेस ने उड़ाया भी। तो अब ये चिंताएं भी हुई हैं कि अमेरिकन फोर्सेस के विड्रॉल के बाद ये नशा जो वहां पैदा हो रहा है इसको एक्सपोर्ट करना आसान होगा, इसका व्यापार और फलेगा फूलेगा। और अफगानिस्तान के लिए सबसे पास और सबसे संभावनाओं वाला एक जो बाजार है वो भारत भी हो सकता है। तो ये भी एक कंसर्न है कि इस तरह की कोशिशें भी हो। और भारत में अफीम हर आदमी के पास है, मतलब अफीम के मामले में तो हमारे पास तो करोड़ों अफीम है, तो मतलब कुछ और अफीम सही तो वैसे मैं अफगानिस्तान कभी गया नहीं, मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है कि मैं अफगानिस्तान जरूर जाऊं। लेकिन सन 2004 से सन या 5 से लेकर के सन 2008 तक अफगानिस्तान पे कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में, हमारे एक मित्र और हम दोनों लोग साथ रहते थे और वो अफगानिस्तान 3-6 महीने रह के रिकॉर्डिंग करते थे और फिर हम लोग आ करके उस फुटेज को एडिट करके फिल्में बनाते थे, डॉक्यूमेंट्रीज। सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन पे, इन सब चीज़ों पे वहाँ पे जब काम हो रहा था तो उसको लेकर के उन्होंने काफ़ी काम किया था। और इस वजह से मैंने कांधार को, काबुल को और कई इंटीरियर्स को, उनके विलेज किस तरह के हैं, इन सब बसाहटों को, खानों को बहुत करीब से देखा है फुटेज के माध्यम से, क्योंकि मतलब कुछ 60-70 घंटे की फुटेज आंखों के सामने से गुजरी है कम से कम। नान भी वहां के अच्छे थे। नान वैसे पर्शियन शब्द है ना, मतलब पर्शियन ओरिजिन का है ना? हाँ, नान की ओरिजिन पर्शियन है। अफगानिस्तान में पर्शियन ही बोली जाती है, वो दारी बोलते हैं उसको, पर्शियन का ही एक बोलने का। एक ही संकट है कि तंदूर का इस्तेमाल उन्होंने किसी और चीज के लिए किया नहीं, और वो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। उन्होंने अपने तंदूर में सिवाय रोटी के और कुछ नहीं बनाया, जबकि आप देखिए कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में तंदूर में मुर्गे, मछलियाँ, प्रॉन्स, गोश्त, बर्रे, टिक्के, बाज किस्म की चीज़ें बनाई जाती हैं। तंदूर का बड़ा इस्तेमाल है, लेकिन उन्होंने अपने तंदूर का इस्तेमाल केवल और केवल रोटियों के लिए किया। आपको अफगानिस्तान में इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो वहाँ पे नॉर्मल प्रैक्टिस है वो वही है। और अफगानिस्तान में दूसरी प्रैक्टिस जो है वो अभी भी कम्युनिटी रोटी वाली है। रोटियां घर में नहीं बनती हैं, एक तंदूर जलता है, पूरा गांव वहां से रोटी लेता है। तो और रोटियां रोज नहीं बन रही होती। कई गांवों में तो ये है कि हफ्ते में 2 दिन तंदूर जलेगा या हफ्ते में 1 दिन तंदूर जलेगा और उसमें पर्याप्त रोटियां बन जाएंगी और वो रोटियां साथ में रहेंगी। मेवे वहाँ के बहुत ही कमाल के हैं और मेवों पे बड़ा जोर भी है। तो लोग अमूमन यात्रा करते हुए एक जगह से दूसरी जगह, और बहुत सारे लोगों को तो पैदल भी चलना पड़ता है वहां पे, तो क्योंकि सड़कों का नेटवर्क उतना अच्छा है नहीं इंटीरियर्स में। तो यात्राओं में 2-2, 3-3 दिन लोग एक कपड़े में लपेट करके रोटी और मेवे और अनार लेके चलते हैं और रोटी के टुकड़े खाते हैं, उसके साथ में मेवे चबाते हैं। बाज किस्म की किशमिश वहाँ पे होती हैं। काली किशमिश अफगानिस्तान की बहुत ही शानदार है। मैं खाने में बहुत इस्तेमाल करता हूँ काली किशमिश अफगानी जो है। और वो कबाब में भी मैंने सुना है किशमिश इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, कबाब में करते हैं। उनके यहाँ राइस की प्रिपरेशन जो पलाह और पुलाव का जो
पूरा सफर है उसमें आप पाएंगे कि ईरान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब में पुलाव में रेजिन्स यानी कि ये जो अंगूर की नस्लों से बनाए हुए सूखे मेवे हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। उज़्बेक पुलाव तो बहुत ही कमाल माना जाता है, मोटे चावल का होता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है, इस तरह का नहीं होता है जैसे हम लोग के यहाँ छींट दीजिए तो हर दाना अलग, और उसमें गाजर के साथ साथ मेवे बहुत इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में लोगों का मैं बता रहा था कि वो सफ़र करते हुए रोटी और मेवा खाते हैं और उसके बाद में अनार फोड़ करके अनार खाते हैं, तो वो पानी का काम भी कर देता है ना। तो एक मिठास भी हो जाती है उनके लिए और पानी भी, वाटर कंटेंट भी हो जाता है। या वो खरबूजे लेके चलते हैं और उनको खाते हैं, और बहुत कमाल के खरबूजे अफगानिस्तान के हैं। हाँ, अफगानी अनार दिल्ली आता है वैसे, और यहाँ पे मंडियों में अफगानी अनार मिल जाते हैं अनार के सीजन में। और मेरे एक दो दुकानदार हैं जो कि अफगानी अनार यहाँ पे बेचते हैं, तो उनसे अपना फिट है मामला। नंबर व्हाट्सएप कर देना। नहीं, नंबर वाला मामला नहीं, मंडी जाना पड़ेगा, ओखला मंडी बड़ी मंडी है, और वहां पे वो देखते ही पहचान लेता है, तो सीधे पूछता है एक धड़ी या दो, तो वो क्योंकि 5 किलो का कारोबार उनका रहता है, तो मंडी से मैंने 250-300 रुपए धड़ी भी अफगानी अनार खरीदा है, यानी कि वो मुझे कुछ 50-60 रुपए पड़ता है। और सीजन जाते जाते, हाँ सीजन जाते जाते फिर वो 500-600 का हो जाता है। और आजकल तो अनार बहुत महंगा है, दिल्ली में 150-200 रुपए किलो अनार है इस वक्त। सही है। हाँ, अफगानिस्तान की एक कवित्री हुई है जिनका जिक्र पहले भी किया मैंने, नादिया अंजुमन। 25 साल की उम्र में उनके पति ने जहर दे करके और पीट के उनकी हत्या कर दी थी। उनकी एक कविता है, उसके साथ फिर चिट्ठी पर चलते हैं। वो कविता में लिखती हैं कि मैं नहीं हूँ चिनार का कोई नाजुक पेड़ कि हिल जाऊंगी कैसी भी हवा से, मैं एक अफगान औरत हूँ जिसके मायने सिर्फ चीत्कार से समझ में आते हैं। और अब न्योता वाले श्रोता की ओर बढ़ते हैं। एक चीज मैं और कह दूं, क्योंकि रेफरेंसेस की बात हो रही है, तो अम्मी का मैंने जिक्र किया, सईद अख्तर मिर्जा की किताब का, अफगानिस्तान के उनके एक्सपीरियंसेस और उनकी अम्मी की कहानी, वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक डॉक्यूमेंट्री है कि कैसे अफगानिस्तान के बच्चे जा कर के ईरान में पाठशालाओं में पढ़ाई करते थे। मोहसिन मखमलबफ की एक फिल्म है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, इसका नाम है अलिफ, इस फिल्म का। तो ये अगर आप लोगों को कहीं पे मिले तो आप लोग उसे भी देखें। बाइसिकल थीफ की बहुत चर्चा होती है, लेकिन अफगानिस्तान में एक फिल्म मोहसिन मखमलबफ ने बनाई, वो है द साइकिलिस्ट। तो द साइकिलिस्ट देखिए, मेरी प्रिय फिल्मों में ये फिल्म आती है। अफगानिस्तान के संदर्भ से एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि जो एक परसेप्शन है, धारणा है, और वो मुगलाई खाने को, जिसको मुगलाई बोलना नहीं चाहिए, मुगलाई गलत शब्द है, मुगलिया बोलना चाहिए, मुगलाई शब्द ही गलत है, इसका कोई मायने नहीं है। मुगलाई कुछ नहीं होता है, मुगलिया होता है। मुगलिया खाना जब बना दिल्ली में तो वो बहुत अफगानी खाने जैसा था, और मुगलिया खाना पहले आया, मिर्च बाद में आई। तो अफगानी खाने में एक ही चीज़ जो मुझे थोड़ी बर्बाद लगती है कि वो बहुत ही मीठा और न्यूट्रल खाना खाते हैं। टमाटर अध कच्चा और पर्याप्त मात्रा में पेल के डाल करके वो लोग खाना बनाते हैं। तीखापन नहीं होता है, बहुत स्पाइसेस नहीं होते हैं, तो खाना बहुत ही न्यूट्रल सा खाना है। और रोटी चाय के ऊपर बड़ा उनका जोर है। मैं सोचता हूँ कि काश एक चीज़ जो अफगानिस्तान के बारे में सोचता हूँ कि काश अफगानिस्तान में पान होता, ताकि इतने सूखे होठ लोगों के ना होते। सर्द हवाएं। अब चिट्ठी ले लेते हैं न्योता वाले श्रोता में। आज की चिट्ठी अंकित द्विवेदी ने लिख करके भेजी है, बलिया उत्तर प्रदेश से। मैं पढ़ता हूँ। लिखा है कि 3 ताल के पिछले एपिसोड में ऐसा लगा कि जैसे सारे एंटी गांव वाले एक साथ बैठकी कर रहे हैं। मुझे भी लगा। सबके सब गांव द्रोही लोग हैं, इन्हें जरा भी नहीं पता कि जो समस्या शहर में है वो कमोबेश गांव में भी है। जाति और धर्म के नाम पर शहरों में भी भेदभाव है।
खैर, ये ख्याल कार्यक्रम के पहले हिस्से को ही सुनकर लगा, बाद के हिस्से में लगा कि मैं भी अपने गांव की ही आप बीती सुन रहा हूं। बाबा जिस तरह से एक एक चीज को निचोड़ कर कहते हैं, उससे जो रस मिलता है वो सभी रसों में उत्तम है। मैं बलिया उत्तर प्रदेश से हूं और इस एपिसोड में मेरे पड़ोसी बक्सर वाले की चिट्ठी पर चर्चा हुई। उनकी शिकायत थी कि गांव से हरीस और जुआठ गायब हो गया है, लेकिन मेरे यहाँ आज भी हरीस और जुआठ के बिना एक भी शादी ब्याह नहीं होता है। बाबा और ताऊ से निवेदन है कि वो शादी ब्याह में हरीस और जुआठ की महत्ता पर चर्चा करें ताकि औरों को भी इसके बारे में मालूम चले। 3 ताल में बहुत दिन बाद नितिन ठाकुर को फिर से सुनकर अच्छा लगा। बाबा ने कहा भी कि आज आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश की ठेठ बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हमारी मांग है कि ठेठ पश्चिमी यूपी की बातें ठाकुर साहब के माध्यम से अगले कार्यक्रम में सुनवाई जाएं, वरना बताए दे रहे हैं आज तक रेडियो के ऑफिस के बाहर 500,000 लौंडे जुटा देंगे। कुलदीप सरदार, आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, आपकी हंसी मुझे पसंद है। नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व तो होना ही चाहिए, तो प्रतीक्षा जी के माध्यम से उस प्रतिनिधित्व को पूरा किया जाए, वरना फेसबुक की तरह इधर भी सिलबट्टा कांड हो जाएगा। अंत में चिट्ठी बड़ी हो गई हो तो माफ करें। आज तक रेडियो और आप लोग बनल रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। एक लोटा पानी पीने के बाद जय हो जय हो जय हो। जय हो जय हो जय हो। द्विवेदी, बलिया उत्तर प्रदेश। ये मुझे बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन लग रहा है कि ये बलियाटिक सोसाइटी का अचानक से पश्चिमी यूपी में इंटरेस्ट क्यों आ गया है। हाँ, ये अच्छे संकेत नहीं है, इसमें कोई साजिश की बू आती है मुझे, है ना, कि बलिया वाले जो है अगर पश्चिमी यूपी में इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ये पश्चिमी यूपी के लिए एक अलार्म है। ये चुनाव आने के संकेत हैं। क्योंकि मैं पश्चिम यूपी वालों से कहता हूँ, कहते हैं अरे हमसे कौन भेज सकता है, तुमने कहा एक बार बलिया हो जाओ और पैसा हाँ, और थोड़ा सा और आगे जा सकते हो तो बेगूसराय भी हो आना सारा झांव निकल जाएगा। बेगूसराय में एक जगह भी है बलिया, जो विधानसभा क्षेत्र भी है। अच्छा वाह वाह वाह, तो बेगूसराय ही चले जाए, दोनों मिल जाएंगे बलिया भी है बेगूसराय भी। नहीं, इनकी चिट्ठी इन्होंने लिखी और नितिन बहुत व्यस्त रहते हैं, उनके पास खासा काम रहता है। अब तो वो गुरु भी बन गए हैं, गुरुवार को कार्यक्रम लेके आते हैं पढ़ाकू नितिन। तो नितिन की आवाज सुनने का जो आपकी इच्छा है, उसको ऐसा नहीं है कि वो अवसर आपको नहीं मिलेगा। आप आज के दिन सुनिए, आप दिन भर सुनिए, आप पढ़ाकू नितिन सुनिए। तो नितिन की आवाज सुनने के 50 मौके आज तक रेडियो आपको उपलब्ध कराता है। 500 या 1000 लौंडों को लेके आने की जो आपकी धमकी है, इसके लिए मेरा मन करता है कि आपका माथा चूम दूं और आपको गले लगा लूं। आप ले आइए इन लौंडों को, इनके साथ बैठ के 3 ताल रिकॉर्ड कर देंगे। आओ तो हाँ। और दूसरी बात ये कि अगर आप कभी इन 500,000 लौंडों को लेके आ जाएंगे तो तत्काल एक ट्राली लकड़ी गिरवा करके मैं तरह तरह के व्यंजन बना करके वहीं पे रोड पे अपना ढाबा खोल के तत्काल इन लोगों को उधर पोषण भी कराने की पूरी पक्की मैं अपनी तरफ से गारंटी देता हूँ। लेकिन आपने पत्र लिखा और कार्यक्रम को आप सुनते हैं और आपने उसका छिद्रान्वेषण भी किया। मैं पिछली बार ये बार बताने की और दोहराने की कोशिश कर रहा था कि जिन दुश्वारियों को हम गांव में देखते हैं वो दुश्वारियां शहर की भी हैं। महिलाओं की स्थिति को लेकर भी मैंने यही कहा था कि गांव की ही महिला की हालत खराब नहीं है, शहरों की महिला की हालत उससे भी ज़्यादा खराब मुझे कई बार नज़र आती है। तो ये तुलनात्मक चीज़ें संभव है नहीं कि गांव बुरा ज़्यादा है कि शहर ज़्यादा बुरा है। गांव की अपनी सीमाएं हैं और अपनी खूबसूरतियां हैं, शहर की अपनी सीमाएं हैं और अपनी खूबसूरतियां हैं। गांव में एक पंडित जी किसी का दूसरी जाति के व्यक्ति का कप उससे धुलवा लेते हैं, लेकिन शहर आते हैं वो पंडित जी और यहाँ पे खोलते हैं कोई होटल तो किसी भी जाति के व्यक्ति का कप उन्हें धोना भी पड़ता है। तो ये जो यही वो बात हम लोग एक्चुअली वो शायद मतलब ऐसा लगा तो ये हमारी खामी है, ऐसा लगना नहीं चाहिए था। गांव द्रोही हम लोग नहीं है, लेकिन गांव की अपनी समस्याओं पे बात थी, इसलिए गांव की समस्याओं पे ज्यादा हुई। कभी शहरों की चुगली भी कर लेंगे।
मेरा मंसूबा नहीं, शहरों की तो हम मतलब लगातार प्रयास लगाए रहते हैं। मेरा मंसूबा गांव की खामियों पे बातचीत का नहीं था, जिसमें कि मैं सफल नहीं रह पाया। मेरा मंसूबा ये था कि गांव के दृश्यों पे बात हो, उस कोलाज को, उस गांव को मैं 3 ताल में उतार के रखने की कोशिश करूं, जिसे हम और आप देखते हैं। तो निश्चिंत रहिए, हमारी माता जी की एक टिप्पणी थी कि वो एक विचित्र घटना मेरे साथ हुई है और ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा 3 ताल में संभल भी गया हूं। मेरी माता जी का डिजिटल दुनिया से जो अन्नप्राशन हुआ है वो 3 ताल से हुआ है, और उन्होंने खुद खोजा है और 3 ताल सुनना शुरू किया है। उनको अभी भी नहीं समझ में आया है कि इंटरनेट क्या है। अध्यापिका रही हैं, रिटायर हो चुकी है, लेकिन डिजिटल वो एसएमएस तक को स्वीकारती नहीं है। उनका मानना है कि ये सब बेकार की चीजें हैं, जिससे बात करनी हो फोन करे, एसएमएस में क्या लिखना है, लिख करके क्या भेजना है किसी को। तो एसएमएस वगैरह में उनका कोई यकीन नहीं है, फोन वाली ही हैं वो पूरी तरह से। लेकिन उन्होंने 3 ताल सुनना शुरू किया है, और उन्होंने भी पिछले एपिसोड के बारे में ये टिप्पणी की है कि ताऊ तो गांव से आते हैं, वो क्यों नहीं थे इसमें। तो गांव के ऊपर एक पुनर्नवा चर्चा 3 ताल में फिर कभी किसी एपिसोड में हम लोग जरूर करेंगे, जिसमें ताऊ की कहानियां सुनी जाएंगी और ताऊ की प्रिय गाय गोली की कहानी भी हम लोग सुनेंगे। हाँ। ये मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि इन्होंने पत्र लिखा और चित्रान्वेषण किया आपके उस एपिसोड का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 ताल शायद वाहिद एक पॉडकास्ट है जो गाँव को के बारे में इतनी बातें करता है। लगभग हर एपिसोड में, क्योंकि हम लोग सभी गाँव से किसी न किसी तरह से जुड़े हैं और हम गाँव की बात को लेकर आ ही जाते हैं, तो गाँव को शहरी परिप्रेक्ष्य में और शहरी चीज में, पॉडकास्ट जैसी चीज में लाकर रखना और उसके बारे में बात करना, उसकी कोशिश हमारी जारी रहती है। हम नहीं कहते कि गांव बुरे हैं या गांव में बहुत समस्याएं हैं और शहरों में नहीं है, पर हकीकत यह है कि कभी कभी आईना गांव को भी देखना चाहिए। और गांव को हमने बहुत रोमांटिसाइज किया है, जैसे फार्मिंग को फेटिसाइज किया। इस देश में फार्मिंग सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन हम लगे रहते हैं उसको फेटिसाइज करने में, फार्मर्स को डेफाई करने में, गाँव को रोमांटिसाइज करने में। हकीकत यह है कि गाँव हो या शहर हो, देश तो वही है, लोग भी वही हैं। और गाँव के शहर हो जाने से मुझे कोई कष्ट नहीं होता। गाँव में बहुत सारी चीजें शहरों की होनी चाहिए, पर गाँव का जो कैरेक्टर है अगर वह चला गया, जैसे इनार, उन्होंने तो शब्द ही यूज किया था, जो हमारे बक्सर वाले भैया थे, उन्होंने इनार शब्द का यूज किया था। मैं गाँव गया तो इनारा नहीं है, समतल हो चुका है, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ये खुशी की बात है, पर वो इनार कोई देखेगा ही नहीं, कोई समझेगा ही नहीं कि हम पानी पहले एक बाल्टी में रस्सी बांधकर एक इनारे से निकालते थे। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इनारा मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग भी सुन रहे होंगे, हरियाणा, राजस्थान। इनारा पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में और बिहार के कुछ हिस्सों में कुएं को कहते हैं। कुएं को कहते हैं, तो कुआं नहीं है। खुशी की बात है, गम की बात है, वो अलग बात। पर मैंने उसको मिस किया कि जहाँ पे एक कुआं होता था वो एक लैंडमार्क था, है ना। वो 3 घरों के सामने एक कुआं था, तो तीनों लोग उस कुएं का पानी पीते थे। उसमें बहुत सारी चीजें होती थी, बहुत सारा पॉलिटिक्स होता था, तो वो सब नहीं है। पर हम आपको सलाम करते हैं कि आपने चिट्ठी लिखी, और इस बात के लिए भी कि हम एक दिन शहरों की चुगली, जैसा कुलदीप ने प्रॉमिस किया है, गाँव के परिप्रेक्ष्य में शहरों की चुगली करेंगे। बिल्कुल। और कुएं का तो इतना सुंदर बिंब है, मतलब रस्सी से पानी भरने के बाद रस्सी को गोल गोल लपेटा जाता है, उसकी पिलंडी बनती है, और फिर उसको शहंशाह फिल्म फिर देखी आ गई, अमिताभ बच्चन की तरह एक कंधे पे पहन लिया जाता है। लेकिन उस रस्सी से जो आपके कपड़े पे दाग पड़ते हैं वो रह जाते हैं। रस्सी घर पहुंच जाती है, पानी घर पहुंच जाता है। शादी ब्याह में एक जीजा को ड्यूटी का एक कर्मकांड होता था कि वो एक हाथ से पानी निकाले, तो रस्सी को वो उसे अपने कोहनियों से घुमा घुमा करके ऊपर करना पड़ता है ना। अपना कुआं है ना, कुएं के पास बाय द वे शाम को बहुत गप्पें होती थी। अरे कुएं का ताऊ एक रिचुअल था कि जब बारात विदा होती है ना, तो उसके पहले माँ कुएं में पैर लटका देती है, हम लोग की तरह, है ना, कि अब तो तुम दूसरा लेके आ रहे हो, तुम मेहरिया लेके आ रहे हो, अब हम ना तो कोनो इज्जत रह ना जाई, तो अब हम जा रहे हैं कुआं में डूब के मर जाए। तो लड़का उनको मनाता है
अब वो जकूजी में पांव लटका सकती हैं। तो ये सारे बिंब हैं। गांव की जो बुराइयां होनी चाहिए थी वो बुराइयां हुई, और गांव के जिन बिंबों को लोग भूल चुके हैं या जिन्होंने देखे ही नहीं है, उनके लिए इन बिंबों पे भी हम लोग एक बार चर्चा करेंगे जरूर। हाँ, ये इतना बड़ा विषय है कि 4-6 महीने बाद इसको फिर से कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अरे निराला रह गए कि बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। हाँ। सही है, ठीक है। तो अंकित द्विवेदी, बहुत शुक्रिया, आपने चिट्ठी लिखी और आगे भी थोड़े थोड़े अंतराल पे लिख करके बताते रहिए ऐसी ही बेबाकी साफगोई झिड़की प्रेम के साथ। 3 ताल में इस हफ्ते इतना ही। radio@aajtak.com ये हमारा ईमेल आईडी है। सबसे ज्यादा ईमेल्स हमको 3 ताल के बारे में आते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सिलसिला बना रहे कि आपको ये शो कैसा लगता है। हर एपिसोड की अगर समीक्षाएं आए हमारे सामने तो हम अपने आप को और बेहतर बना पाएंगे। लिख करके प्लीज बताइए। बहुत सारे लोग ट्विटर पे मुझे मैसेज कर देते हैं 2-2, 3-3 लाइन के, उनको भी मैं ये कहता हूँ कि अगर कभी वो फुर्सत निकाल के डिटेल्ड फीडबैक वो ईमेल पर दें तो हमारे लिए भी सुविधा होगी उसको प्रोग्राम में शामिल करके थोड़ा उस पर अच्छी लंबी बातचीत करने की, और हमारी समझ भी बेहतर होगी कि आपको क्या ठीक लग रहा है इसमें और क्या हमें ठीक करना है। तो radio@aajtak.com पर बताइए, और स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट और एप्पल पॉडकास्ट यहाँ पर भी अगर आप हैं तो यहाँ पर भी आप सुन सकते हैं। वो थोड़ा आसान तरीका है, अभी हमारी वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन नहीं है, आने वाला है जल्दी। पर अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं स्पॉटिफाई के इंटरफेस पर या गूगल पॉडकास्ट पर या एप्पल पॉडकास्ट पर, तो वहाँ पर भी आप 3 ताल सर्च करें, हम तक पहुँच जाएंगे। TEEN स्पेस TAAL स्पेलिंग। बहुत सारे लोग ताल में TAL लिख रहे हैं तो उनको मिल नहीं रहा है। तो कुलदीप भाई ने जानकारियां दे दी हैं, और आपसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये मजा जो है ना 3 ताल का, अकेले मत लो इसे। अपने दोस्तों को, साथियों को, परिवार के लोगों को, साथ रहने वालों को, उनको ये लिंक जरूर भेजें। अगर आप सुनते हैं तो मतलब दूसरों को भी मजा लेने दो ना। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। तो ये मजा सबको मिलना चाहिए, सब तक ये मजा पहुंचाएं। 3 ताल को सुने और सुनाएं। मैं ये मजा पूरे देश को देना चाहता हूँ। अगले शनिवार फिर बैठा जाएगा। हाँ। जय हो, जय हो, जय हो। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।